इन द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जहां पर आज हम हमारी यूनिट इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। जहां सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हैं वो है मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे गार्डन में, क्रॉपलैंड में ये टेरेस्ट्रियल मैन मेड इकोसिस्टम है, एक्वेरियम जो है, फिश टैंक है, ये एक्वेटिक मैन मेड इकोसिस्टम है। और कुछ नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं जो आप तैयार नहीं करते, तो ये नेचुरल टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हो जाएंगे। यानी जितनी टोटल एनर्जी एक प्लांट ने बनाई वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से कुछ एनर्जी प्लांट ने खुद के लिए यूज कर ली रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी लॉसेस, जो बच गया वो आगे हर्बिवोर को दिया जा सकता है। इसे कहते हैं आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहां पर कुछ बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, जहां से एकदम डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स को हम लोग क्रैक कर रहे होंगे। So, hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is Dr. विपिन कुमार शर्मा and मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला पे इन द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जहां पर आज हम हमारी यूनिट इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है इकोसिस्टम। यहां पर पहले पुरानी एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स हुआ करते थे, जैसे कि आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन एज वेल एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिन टॉपिक्स को अभी हटा दिया गया है, जो आपके नीट के सिलेबस में एज वेल एज नई एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, तो ये चैप्टर और छोटा हो जाता है। यहां पर कुछ बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, जहां से एकदम डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स को हम लोग क्रैक कर रहे होंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन की धज्जियां उड़ा रहे होंगे एंड अल्टीमेटली आपको एनसीईआरटी के एक एक वर्ड की, एक एक लाइन की सुप्रीम क्लैरिटी मिल रही होगी, जिससे कि आपका ये चैप्टर एकदम एंड टू एंड कंसोलिडेट हो जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन नाम के चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे, जिसके बाद हमारी इकोलॉजी यूनिट कंप्लीट होगी एंड हम लोग जेनेटिक्स की ओर अपना कदम बढ़ा रहे होंगे। सो दोस्तों, व्हाट इज इकोसिस्टम? ये बात हम लोग जानते हैं बिकॉज हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, वहां पर हम लोगों ने इकोलॉजी की एक हायरार्की देखी थी कि इकोलॉजी की शुरुआत होती है ऑर्गेनिज्म से। उसे ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि आप किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसके फिजियोलॉजी की या फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की स्टडी कर रहे होंगे, तो उसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी हमने कहा। जब एक ही स्पीसीज के कई सारे मेंबर्स एक पर्टिकुलर इलाके में पाए जा रहे हों, उसे हमने पॉपुलेशन कहा था। यानी पॉपुलेशन में एक इलाके के अंदर सिर्फ एक ही स्पीसीज के मेंबर्स को आप काउंट कर रहे हैं, सिंगल स्पीसीज के मेंबर्स को। मैं अपने गांव में सिर्फ ह्यूमंस को काउंट कर रहा हूं, दैट इज ह्यूमन पॉपुलेशन। कोई और ऑर्गेनिज्म मैं उसमें इंक्लूड नहीं कर सकता। आगे चल के मैं कम्युनिटी बनाता हूं जिसमें मैं अपने गांव की यानी एक पर्टिकुलर एरिया की सारी लिविंग स्पीसीज को काउंट करता हूं। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सब इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एवरी लिविंग स्पीसीज, प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, सब के सब, दैट इज कम्युनिटी, जहां सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स आपके इंटीग्रेट होते हैं। देन उसके बाद हम लोग आगे चल के एक और चीज बनाते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कह रहे थे। इकोसिस्टम को हम लोग क्या कह रहे थे? फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो इकोलॉजी है ये फंक्शन कब कर पाएगी? जब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों का मिलन हो जाए। अब कम्युनिटी में तो सिर्फ बायोटिक चीजें गिनी जा रही हैं, ये जो आपका इकोसिस्टम है इसमें बायोटिक चीजें तो गिनी ही जाएंगी, एक इलाके में पाए जाने वाले सारे के सारे बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इसके साथ साथ अबायोटिक चीजें, अबायोटिक फैक्टर्स भी आपको यहां पर देखने होंगे। लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये सारे फैक्टर्स भी आपको देखने होंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की इंटरेक्शन स्टार्ट हुई, और ये इंटरेक्शन किस लेवल पे स्टार्ट हुई मेरे बंधु, मेरे भाई? इकोसिस्टम लेवल पे स्टार्ट हुई। इसीलिए इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी हम लोगों ने कह डाला। और ये जो शब्द है इकोसिस्टम, ये किन्होंने दिया था? एक साइंटिस्ट ने ये टर्म दी थी, ये शब्द दिया था, जिनका नाम था मिस्टर टेंसली। पीवाईक्यू में पूछा भी हुआ है, तो आप इकोसिस्टम, टेंसली जो है इसमें ई और एस दोनों आ रहे हैं, ऐसे करके एक बार के लिए याद कर सकते हैं, और आगे चल के आपको खुद ब खुद चीजें याद होती रहेंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। छोटा है, स्कोरिंग है, मजेदार है, एकदम इस वीडियो को एक शॉट में देख जाओ और बढ़िया तरीके से 4 से 8 नंबर अपनी जेब में डाल लो, ठीक है? तो पहली बार यहां पे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का मिलन हुआ, इसीलिए इसे फंक्शनल यूनिट कहा। अब हम देखेंगे कि बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इनकी इंटरेक्शन कैसे होती है, और इंटरेक्शन से 4 डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलती हैं। वो 4 डिफरेंट चीजें क्या हैं, बस आपको ये समझना है, एंड यू विल बी मोर देन डन फॉर दिस चैप्टर। यही हमारा पूरा का पूरा सार है इस चैप्टर का। तो मैं आपको हर लेक्चर की शुरुआत में क्वेश्चन देता हूं, सेम वही क्वेश्चन मैं यहां पर भी दे रहा हूं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस सीरीज का नाम है। एनसीईआरटी किताब आपके सामने खुली हुई होनी चाहिए, एनसीईआरटी किताब नहीं है
बॉटनी मेड इजी नाम की किताब है, हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपके सामने खुले हों तो बेहतर है। अगर ये भी नहीं है मेरे भाई तो आपके बैच नोट्स खुले हों आपके आगे, ये भी बेहतर है। अगर बैच नोट्स भी नहीं है तो ये वाले जो नोट्स हैं जो मैं लिख लिख के आपको पढ़ाऊंगा, इन नोट्स को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं पीडब्ल्यू ऐप, और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का क्यूआर जो है वो यहां पर दिया हुआ है। बहुत सारा कंटेंट यहां पर आएगा, तो आप चाहें तो सारे के सारे नोट्स यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में पीडब्ल्यू एप्लीकेशन का लिंक है, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। वैसे आपके फोन में होगी, नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। सर्च आइकन पे जाके सर्च करिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, बॉटनी जूलॉजी के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, ये सीरीज समझने के लिए इंपॉर्टेंट है चीजों को, तो यहां लिख करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। उन चीजों को लिखें जो सच में आपको लगता है डेटा सेंट्रिक हैं, जो लिख लिख के ही याद होंगी, या जो एनसीईआरटी में अलग तरीके से दे रखी थी उनको आपने बहुत अच्छे से कैसे डिकोड कर लिया है, उन चीजों को आप चाहें तो लिख सकते हैं। अदरवाइज कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दे की ओर बढ़ जाते हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में इंटरेक्शन हो रहा है, पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है किसका? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है। और ये जो टर्म है ये टेंसली साहब ने कॉइन करी थी 1935 में। बायोटिक चीजों की अगर आप बात करें तो बायोटिक चीजें क्या क्या होती हैं भाई? बायोटिक चीजों में आपके प्रोड्यूसर आ जाएंगे। प्रोड्यूसर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि खाना बना सकते हैं। तो प्रोड्यूसर में कौन आ गए? आपके प्लांट्स आ गए। प्रोड्यूसर में कौन आ गए? आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए। प्रोड्यूसर में कौन आ गए? आपके साइनोबैक्टीरिया वगैरह आ गए, क्राइजोफाइट आ गए। जो भी ऑर्गेनिज्म खाना बना सकता है आपका फाइटोप्लैंक्टन आ गए। फाइटो यानी प्लांट लाइक, प्लैंक्टन यानी पैसिवली फ्लोटिंग, यानी जिनके पास कोई सिलिया फ्लैजेला नहीं होता। ये अपने आप पैसिवली ही फ्लोट करते रहते हैं, पानी की लहरों के साथ ही मूव करते रहते हैं। खुद का सिलिया फ्लैजेला नहीं है तो पानी फटका मार के जहां ले जाएगा वहीं ये चले जाते हैं। तो पी फॉर पैसिवली फ्लोटिंग, तो ये एक्टिवली फ्लोट नहीं करते, पानी की लहरों से लड़ते नहीं है, पैसिवली फ्लोट करते हैं। एक तो ये चीज आपको देखने को मिली। और दूसरा फाइटो यानी आपके प्लांट लाइक होते हैं, ये आपके प्लांट लाइक होते हैं, है ना? तो फाइटोप्लैंक्टन इन्हें कहा। दूसरी चीज हो सकती है कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना नहीं बना सकते, जैसे कि सारे के सारे एनिमल्स जो हैं ये क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं, खुद का खाना तो नहीं बना सकते, तो ये प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तीसरे हो जाते हैं डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स मतलब किसी भी प्लांट, एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ होगी तो उनकी बॉडी को डिकंपोज करना, उनकी बॉडी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था इसे इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना, ये काम कौन करेंगे? डीकंपोजर्स करेंगे। ये ऑर्गेनिजम्स की लाशों पर बल्ले बल्ले करते रहते हैं, भंगड़ा पाते रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते रहते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डीकंपोजर। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा भैया? आपका आएगा लाइट, आपका आएगा टेम्परेचर, आपका आ जाएगा वाटर, एंड आपका आ जाएगा सॉइल। और सॉइल को हम लोग एडेफिक फैक्टर भी कहते हैं। ये चार फैक्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सनलाइट होगी, प्रॉपर टेम्परेचर होगा, तभी आपके प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसाइज कर पाएंगे, करेक्ट है ना? H2O होगा तो हमारी बॉडी में 70% क्या है? H2O ही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रॉपर टाइप की सॉइल होगी तभी एक इलाके में प्लांट उग पाएंगे, अदरवाइज नहीं उग पाएंगे। यानी ये जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, आराम से मेरी बात को सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी की बात है, लेकिन बहुत गौर से सुनना। ये जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, क्या यही फैक्टर डिसाइड करते हैं कि एक जगह किस प्रकार की वेजिटेशन होगी? डिसाइड्स वेजिटेशन और प्रोड्यूसर्स इन एन एरिया, और प्रोड्यूसर्स इन एन एरिया। एक इलाके में कौन से प्रोड्यूसर होंगे, कौन से प्लांट उगेंगे, किस पे डिपेंड करेगा? मिट्टी पे। क्या कोई भी फसल किसी भी मिट्टी में उगा सकते हो? नहीं। क्या कोई भी फसल किसी भी जगह उगा सकते हो जहां पानी कम हो, ज्यादा हो? नहीं। कई फसलों को ज्यादा पानी चाहिए होता है, धान को ज्यादा पानी चाहिए होता है, कई फसलों को कम पानी चाहिए होता है, तो वो आपके ऐसे इलाके में भी उग सकती हैं जहां पे सूखा पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली आपके अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग कंडीशंस हैं। तो ये जो आपके अबायोटिक फैक्टर्स है ये डिसाइड करते हैं कि एक जगह पर कैसे प्लांट होंगे। अब समझ लीजिए यहां पर आपकी जो खेती है, जो वेजिटेशन है, ये वीट की हो गई। ऐसी कंडीशंस थी कि वीट उग सकता है। अगर वीट उग सकता है तो वीट को देख देख कर वीट खाने वाले हर्बीवोर्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे जो कि वीट को खाते हैं। तो ये जो आपके हैं प्रोड्यूसर्स, दे विल डिसाइड हर्बीवोर्स इन एन एरिया, कि कौन से हर्बीवोर्स आएंगे इनको खाने के लिए। दे विल डिसाइड हर्बीवोर्स इन एन एरिया।
एंड हर्बीवोर्स को देख करके कौन आएगा इनको खाने? कार्निवोर आएंगे। एक इलाके में जैसे हर्बीवोर है उनको देखने वैसे ही कार्निवोर्स आएंगे। तो कार्निवोर्स इन एन एरिया आर डिसाइडेड बाय हर्बीवोर्स। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें इस चीज में नहीं है। यानी अबायोटिक फैक्टर ने डिसाइड किया कि एक जगह पे कौन से प्लांट्स होंगे, प्लांट्स को देख देख कर खाने के लिए हर्बीवोर आए, हर्बीवोर के पीछे जो है लालची कार्निवोर भी आ गए। यानी अबायोटिक फैक्टर ही डिसाइड कर रहे हैं मोटा मोटा फर्स्ट लेवल पे कि कौन से ऑर्गेनिज्म एक इलाके में रहते हैं, कौन से इलाकों में जो है किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहने चाहिए, ये अबायोटिक फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं। तो इनके इंटरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई इकोसिस्टम चैप्टर इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, है ना। तो मेरे भाई इकोसिस्टम जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इन इकोसिस्टम्स को समझने के लिए हमने इन्हें दो कैटेगरी में तोड़ दिया। तो इकोसिस्टम को हमने कहा फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपनी सराउंडिंग के साथ, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, यानी अबायोटिक चीजों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया? इकोसिस्टम कह दिया। अब इकोसिस्टम एक बहुत बड़ी चीज है, दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है। आसानी से इनको समझने के लिए हमने क्या कर दिया, इनको दो प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। पहले जो टाइप के इकोसिस्टम हैं ये हैं टेरेस्ट्रियल यानी लैंड वाले इकोसिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम जो लैंड पे हैं। और दूसरा एक्वाटिक, एक्वा का मतलब ही होता है वाटर, ऐसे इकोसिस्टम जो वाटर में है। अब लैंड वाले का नाम सुनिए, जैसे जंगल है भैया लैंड पे होता है, ग्रासलैंड घास का मैदान लैंड है, डेजर्ट रेगिस्तान लैंड है। और कुछ ऐसे भी आपके लैंड इकोसिस्टम हो सकते हैं जो आदमी खुद तैयार करता है, यानी आदमी डिसाइड करता है कि यहां पे क्या उगना चाहिए। जैसे क्रॉप फील्ड है तो आप डिसाइड करेंगे कौन सी फसल उगानी है, गार्डन है आप डिसाइड करेंगे कौन सी सब्जी उगानी है, जो भी उगाना है यहां पर वो आप डिसाइड करते हो। तो दिस इज मैन मेड इकोसिस्टम, वो भी टेरेस्ट्रियल वाला। अगर आप वाटर वाले की बात करते हैं तो भैया पॉन्ड है यानी तालाब है, लेक है, वेटलैंड है यानी पानी का छोटा सा गड्ढा है, पानी भरा हुआ एक इलाके में, नदी है, रिवर है, एस्चुरी है, छोटी छोटी पानी की धाराएं हैं जो समंदर में जाके मिलती हैं, एस्चुरी है। ये सारी चीजें आपकी नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम है। मैन मेड कौन सी हो सकती है? एक्वेरियम, जिसको हम प्यार से कहते हैं फिश टैंक। यहां कौन सी फिश होगी, कौन से प्लांट होंगे इस फिश टैंक में, ये आप डिसाइड करते हैं। जहां सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हैं वो है मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे गार्डन में, क्रॉपलैंड में ये टेरेस्ट्रियल मैन मेड इकोसिस्टम है, एक्वेरियम जो है फिश टैंक है ये एक्वेटिक मैन मेड इकोसिस्टम है। और कुछ नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं जो आप तैयार नहीं करते, तो ये नेचुरल टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हो जाएंगे जो आपने यहां पर देखे, आपने यहां पर जाने। अब इकोसिस्टम जो है देखिए इसमें इंटरेक्शन होती है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की, और डिपेंडिंग अपॉन दीज अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स एक इकोसिस्टम का ढांचा तैयार होता है। समझ लीजिए एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें छोटी छोटी घासें हैं, तो क्या वो इकोसिस्टम बहुत ही शॉर्ट सा दिखाई देगा? उसमें बड़े बड़े पेड़ बहुत ज्यादा नहीं होंगे, छोटी हाइट की सिर्फ घासें ही दिखाई देंगी, तो उसकी शक्ल अलग होगी इकोसिस्टम की। कोई डेजर्ट है, कोई रेगिस्तान है, उसमें दूर दराज तक कोई पेड़ पौधा दिखाई ही नहीं दे रहा, छोटे मोटे कैक्टस वगैरह या हल्के फुल्के पौधे दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है, उस इकोसिस्टम की शक्ल अलग होगी। रेन फॉरेस्ट की अगर आप बात करें उसकी शक्ल अलग हो जाएगी, नदी की बात करें उसकी शक्ल अलग हो जाएगी। तो हर इकोसिस्टम की शक्ल डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स को यूज करके कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एक इलाके में रह रहे हैं, उसी से तो इकोसिस्टम की शक्ल, चेहरा तैयार होगा। समझ लीजिए यहां पर ये देखिए, ये घना जंगल है, इसमें बड़े बड़े पेड़ भी हैं, मीडियम साइज के पेड़ भी हैं, झाड़ियां भी हैं और आपके हर्ब भी हैं। तो सबसे नीचे जो लेयर बनेगी आपकी घासों की, ये हो जाएगी आपकी हर्ब या ग्रास लेयर या ग्राउंड लेयर। इसके ऊपर आपकी छोटी छोटी झाड़ियां हैं, बुशेस हैं, इनकी जो लेयर बनेगी बनेगी श्रब लेयर। उसके बाद मीडियम साइज के ये वाले जो पेड़ हैं, ये वाले जो पेड़ हैं, इनसे एक लेयर बनेगी जिसको कहा मीडियम ट्री लेयर। और सबसे ऊपर आपकी जो लंबे लंबे पेड़ों की लेयर बनेगी, सबसे ऊंचे पेड़ों की लेयर बनेगी, इसे कह दिया टॉल ट्री लेयर। तो अगर आप एक लाइन बनाए हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या ये सारे के सारे पेड़ आप दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे सर, एक ही साइज के पेड़ हम दिखा पाए हॉरिजॉन्टल लाइन से। लेकिन अगर आप एक वर्टिकल लाइन बना पाए तो वर्टिकल लाइन पे आप ये सारे पेड़ दिखा सकते हैं, सबसे टॉल वाला भी, मीडियम वाला भी,
आपका श्रब भी और हर्ब भी। तो वर्टिकल लाइन पे आप ये सारे के सारे पेड़ दिखा सकते हैं। इसे हम कहते हैं लेयर फॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं स्ट्रेटा फॉर्मेशन। लेयर का मतलब ही होता है स्ट्रेटा, यानी एक इकोसिस्टम में स्ट्रेटा बन गई है, लेयर्स बन गई हैं प्लांट की हाइट की वजह से। इसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, इसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, यानी स्ट्रेटा बनना, लेयर बनना, जहां पर आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। एक वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप पेड़ों की यहां पर देख सकते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन। तो एक इकोसिस्टम की शक्ल हमें स्ट्रेटिफिकेशन से भी पता लग जाती है अगर वहां पे खूब सारे पेड़ हैं तो। करेक्ट। तो यहां पर आपको जो है फिजिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे जाता है एक इकोसिस्टम का, विच इज डिफरेंट फॉर ऑल इकोसिस्टम्स, है ना। दैट्स व्हाई इट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर एवरी टाइप ऑफ इकोसिस्टम। हर इकोसिस्टम की शक्ल अलग दिखाई देती है, जंगल की अलग दिखाई देती है, नदी की अलग दिखाई देती है, डेजर्ट की अलग, ग्रासलैंड की अलग, आर्कटिक अल्पाइन रीजन जो है ना, जहां पे बर्फ पड़ती है उनकी अलग दिखाई देती है। तो यहां पे जंगल का रेफरेंस लेके हमने देखा कि प्लांट की हाइट की वजह से लेयर्स बन गए हैं, डिफरेंट हाइट्स की वजह से लेयर्स बन गए हैं, स्ट्रेटा बन गए हैं, जिसे स्ट्रेटिफिकेशन का। एक और चीज होती है आपके इकोसिस्टम में जिसे हम कहते हैं स्पीसीज कॉम्पोजिशन, यानी इस इकोसिस्टम में कितनी अलग अलग टाइप की स्पीसीज रहती हैं, प्लांट्स एनिमल सब मिला करके, और वो जो स्पीसीज हैं वो भी कितनी कितनी हैं। जैसे यहां पे समझ लीजिए शेर है तो 50 शेर है, तो शेर है, शेर नाम की स्पीसीज है, दैट इज ट्रू। 50 है ये हमने काउंट कर लिया है, नंबर भी काउंट कर लिया है। यस, इसे हम क्या कहते हैं, इन्यूमिरेशन। इन्यूमिरेशन, न्यूमिरेशन में नंबर का साउंड आ रहा है, न्यूमेरिकल का साउंड आ रहा है, न्यूमेरिकल मतलब रिलेटेड टू नंबर। तो न्यूमिरेशन यानी आप यहां पर काउंटिंग भी कर लेते हैं, आप यहां पे काउंटिंग भी कर लेते हैं। जब भी आप एक इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं तो स्पीसीज कॉम्पोजिशन भी पढ़ते हैं। आपने आइडेंटिफाई किया कि एक इकोसिस्टम में कौन कौन सी अलग अलग स्पीसीज पाई जा रही हैं और इनको काउंट भी कर लिया। इससे भी आपको पता लगता है कि कौन सा इकोसिस्टम ज्यादा रिच है, किसमें ज्यादा स्पीसीज पाई जा रही है, कौन सा इकोसिस्टम कम रिच है, किसमें कम स्पीसीज पाई जा रही है। यह आप स्पीसीज कॉम्पोजिशन से पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अबायोटिक फैक्टर जो होते हैं एक इलाके के, अबायोटिक फैक्टर जो है वहां पे लाइट कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, यही डिसाइड करते हैं कि एक इलाके में कौन कौन से प्लांट उगेंगे। प्लांट डिसाइड करेंगे कि उनको खाने के हर्बीवोर कैसे आएंगे, और हर्बीवोर के पीछे पीछे कार्निवोर भी चले आएंगे। तो मेन कौन डिसाइड कर रहा है सब कुछ, मेन कौन डिसाइड कर रहा है, आपके अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर को देख करके पर्टिकुलर प्लांट एक जगह पर उगेंगे, प्लांट को देख करके हर्बीवोर उन्हें खाने आएंगे, हर्बीवोर को देख करके कार्निवोर उन्हें खाने आएंगे। तो इकोसिस्टम की दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, अगर प्लांट की अलग अलग हाइट है तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लेयर बन रही होंगी, स्ट्रेटा बन रही होंगी, स्ट्रेटिफिकेशन। और हर इकोसिस्टम में आप देखते हैं कितनी अलग अलग स्पीसीज हैं एंड उन स्पीसीज का नंबर क्या है, इन्यूमिरेशन भी करते हैं। तो स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमिरेशन, स्पीसीज कॉम्पोजिशन हम देखते हैं एक इलाके में कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं और उनका भी नंबर कितना है। तो जब आप ये सारी चीज देख चुके होते हैं, यस, जब आप इकोसिस्टम को गहराई में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि दुनिया के हर इकोसिस्टम में 4 चीजें होनी ही होनी चाहिए। बायोटिक अबायोटिक फैक्टर तो है ही, लेकिन 4 चीजें होनी ही होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो है, अगर आप देखें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो है प्रोडक्टिविटी, यानी खाना बनेगा। प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन, किस चीज का प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन। और खाना बनेगा तो मेरे भाई एनर्जी फ्लो होगा, एनर्जी फ्लो होगा मतलब अब अगर खाना बना लिया है प्लांट ने तो प्लांट को कौन खाएगा, हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर को कौन खाएगा, कार्निवोर खाएगा, यानी फूड चेन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, फूड चेन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फूड चेन अगर आपकी स्टार्ट हो गई है तो ऑर्गेनिजम्स मरेंगे भी, कोई प्लांट भी मरेगा, कोई एनिमल भी मरेगा, तो डीकंपोजिशन हो जाएगी, डीकंपोजिशन हो जाएगी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हो जाएगी। मेरे भाई डीकंपोजिशन से आपने क्या किया, डीकंपोजिशन से आपने ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर दिया इनऑर्गेनिक मैटर में, इनऑर्गेनिक मैटर में, दैट इज मिनरल्स में, दैट इज न्यूट्रिएंट्स में। करेक्ट, मिनरल्स में या न्यूट्रिएंट्स में। अब ये न्यूट्रिएंट्स कहां आ गए, मिट्टी में आ गए, मिट्टी में आ गए। कैसे गुरुजी, समझ लीजिए कोई प्लांट या कोई एनिमल मरा, समझ लीजिए पेड़ था ये मर गया, इसकी टहनियां टूट गई, ये मिट्टी में गिर गया।
मिट्टी में गिर गया, ये मरा हुआ मैटर है, अब डेड एंड डिकेइंग मैटर है, आगे चल के सड़ेगा। मरा हुआ मैटर है, डेड है, डिकेइंग है, सड़ने की कगार पे है। इसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगस बैठेंगे यानी डिकम्पोजर बैठेंगे और इस पेड़ के टुकड़े 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 कर डालेंगे। इसके ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनऑर्गेनिक मैटर भी कहां, जमीन पे गिर जाएगा। ये जो प्लांट मरा, इसकी लाश जमीन पे गिरी हुई है, बैक्टीरिया फंगस भी यही एक्शन कर रहे हैं, तो छोटे छोटे मिनरल्स भी जमीन में मिल गए, सॉइल में मिल गए। आगे चल के उस सॉइल में कोई और प्लांट जब उगेगा तो वो यहीं से मिनरल उठाएगा ना। प्लांट अपनी रूट्स के माध्यम से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है। तो जब कोई नया प्लांट आएगा, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा तो इन मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक प्लांट या एनिमल की लाश से जो मिनरल्स आए सॉइल में, क्या वो दोबारा से साइकिल होकर के वापस चले जाएंगे इन अ न्यू प्लांट? एकदम चले जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई मेरे मित्र, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कहते हैं। तो ये चार चीजें दुनिया के हर इकोसिस्टम में होंगी। बिना खाना बनाए तो काम चलेगा नहीं, तो कोई ना कोई होगा जो खाना बनाएगा। खाना बनाने के बाद कोई ना कोई होगा जो खाना खाएगा, तो एनर्जी फ्लो भी होगा। फिर इनकी जब डेथ होगी तो डिकम्पोजिशन भी होगा और डिकम्पोजिशन से मिनरल निकलेंगे, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या मिनरल साइक्लिंग भी होगी। चार चीजें दुनिया के हर इकोसिस्टम में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको रेफरेंस लेके बताता हूं एक पॉन्ड इकोसिस्टम का। एक तालाब है मेरे बंधु मेरे पास, इस तालाब में मुझे बता दो कि क्या क्या हो सकता है बायोटिक कंपोनेंट। ये तालाब है, इस तालाब में ऐसे प्लांट हैं जो ऊपर तैर रहे हैं, दैट इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट। ऐसे प्लांट हैं जो पानी के अंदर हैं, सबमर्ज्ड प्लांट। ऐसे प्लांट हैं जो बॉटम पे पाए जा रहे हैं, ये है बॉटम प्लांट। ऐसे प्लांट हैं जो इस तालाब के किनारे पाए जा रहे हैं, जिनको हम लोगों ने क्या कह दिया है, जिनको हम कह दिया है मार्जिन पे पाए जाने वाले मार्जिनल प्लांट। यहां पर छोटे 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 फाइटोप्लैंक्टन है जो खाना बना सकते हैं, तो हो गए फाइटोप्लैंक्टन। ये सारे खाना बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ में कौन कौन आया, ऑटोट्रॉफ में फाइटोप्लैंक्टन आ गए, एल्गी आ गए छोटे छोटे, है ना, फ्लोटिंग प्लांट जो तैर रहे हैं, सबमर्ज्ड प्लांट जो पानी के अंदर पाए जा रहे हैं, एंड मार्जिनल प्लांट जो मार्जिन पे पाए जा रहे हैं, सारे के सारे पाए गए। खाना खाने कौन कौन आएगा, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है इनको खा जाएंगे एनिमल लाइक जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खा जाएगी छोटी मछली, छोटी मछली को खा जाएगी बड़ी मछली। तो कंज्यूमर में अगर आप देखोगे तो फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे जूप्लैंक्टन, फिर आपके फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म भी हैं और बॉटम पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म भी हैं, ये भी आ गए, मछलियां आ गई, खाना खाने आ गए। तीसरा डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर भैया कोई भी प्लांट या एनिमल मरेगा तो यहां आ जाएगा नीचे मिट्टी की साइड, यहां पर डिकम्पोजर पाए जाएंगे। मेनली होते हैं ये फंगस और बैक्टीरिया, और फ्लैजेलेट भी देखने को यहां पर मिल सकते हैं, है ना, फ्लैजेलेट भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं जिनमें फ्लैजला पाया जाता है। और ये क्या करेंगे, ये आपका बेसिकली डिकम्पोजिशन कर रहे होंगे। तो तीनों चीजें देखने को मिली, खाना बनाने वाले, खाना खाने वाले और डिकम्पोजर। यही तीन चीजों की बात हुई थी, खाना बनाने वाले प्रोड्यूसर, खाना खाने वाले कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तीनों चीजें मिल गई हैं आपकी एक पर्टिकुलर पॉन्ड में। बिल्कुल, अगर आप एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो एबायोटिक फैक्टर भी आपको चारों मिल जाएंगे। पॉन्ड है तो पॉन्ड एक वाटर बॉडी है, तो वाटर तो इसमें है ही। सन रेडिएशन से आपकी लाइट भी आ जाएगी, सूरज से भी पॉन्ड पे सीधी सीधी रोशनी पड़ती रहेगी, तो आपकी क्या आ गई, लाइट भी आ गई। इस सनलाइट की वजह से ही इस वाटर का टेम्परेचर भी रेगुलेट हो जाएगा, टेम्परेचर भी आपका बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, तापमान भी आपका डे लाइट के हिसाब से कोऑर्डिनेशन में बढ़ता कम होता रहेगा, तो लाइट भी आ गई। एंड चौथी चीज है सॉइल। तो नीचे की साइड जो है, ये जो आपका पॉन्ड है, छिछली वाटर बॉडी है, शैलो है, तो इसमें सॉइल भी हो जाएगी नीचे की साइड। क्या चारों आपके फैक्टर आ गए, एबायोटिक वाले भी भाई, वाटर है और वाटर में डिजॉल्व्ड आपका मैटर भी है, सॉइल भी है, लाइट भी है एंड टेम्परेचर भी है, सब कुछ हमें यहां भी देखने को मिला। सारे बायोटिक फैक्टर, सारे अबायोटिक फैक्टर। तो क्या ये जो चारों की चारों चीजें हमने पढ़ी थी, क्या ये भी यहां पर हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। लेट्स चेक, ट्राई करके देखते हैं एक बार। आंखों से अगर देख लिया, सबूत मिल गया, तो बात ही खत्म हो जाएगी। आंखों से देख लेते हैं। अगर मेरे भाई लाइट आ रही है, सूरज की किरणें आ रही हैं, तो यहां जो मार्जिनल प्लांट है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, सबमर्ज्ड प्लांट है, जमीन के पास पाए जाने वाले प्लांट है, मिट्टी के पास पाए जाने वाले प्लांट है, इस सनलाइट को यूज करके खाना बनाएंगे तो प्रोडक्टिविटी हो गई, पहला काम हो गया। दूसरा, ये जो फाइटोप्लैंक्टन थे, जो प्लांट वगैरह थे, इन्होंने खाना बनाया, इनको जूप्लैंक्टन ने खा लिया, मछलियों ने खा लिया, तो क्या दूसरी चीज हुई, यानी एनर्जी फ्लो हो गया। अब समझ लीजिए किसी मछली की डेथ हो गई, किसी प्लांट की डेथ हो गई, तो ये आपके कहां, इस मिट्टी के पास आ गए, और मिट्टी के पास आकर डिकम्पोजर ने इनको घेर लिया, आपके बैक्टीरिया फंगस या फ्लैजेलेट ने इनको घेर लिया, इनकी लाशों पे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, डिकम्पोजिशन हो गई, बिल्कुल हो गई। तो यहां पर आपके इनको डिकम्पोज करके मिनरल्स बने। ये मिनरल्स कोई और प्लांट अगर ग्रो कर रहा होगा तो ये खुद में उठा लेगा,
तो क्या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गई? हो गई। तो एक छोटे से पॉन्ड से, एक छोटे से तालाब से हमने ये देखा कि इसमें चारों की चारों चीजें हो रही हैं जो कि इकोसिस्टम में होनी चाहिए। एक छोटे से तालाब में भी ये सारी चीजें हो जाती है। सारे तो यहां पर बायोटिक फैक्टर पाए गए, खाना बनाने वाले, खाना खाने वाले, एज वेल एज आपके डीकंपोजर्स। सारे यहां पर अबायोटिक फैक्टर पाए गए, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, और चारों चीजें यहां पर हो रही हैं। इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर चारों यहां पर आपके क्लेम करे जा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी भी, एनर्जी फ्लो भी, डीकंपोजिशन भी, एज वेल एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी, चारों चीजें यहां पर हो रही हैं। सो एक छोटे से तालाब में ही हमने सारी चीजें होती हुई देखी। यहां देखिए एनर्जी जो है यह हमेशा यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती है। यह क्या हुआ गुरुजी? एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाएगी। प्रोड्यूसर एनर्जी बना रहा है, खाना बना रहा है, कंज्यूमर उस खाने को कंज्यूम कर रहा है। तो मेरे दोस्त एनर्जी का फ्लो कैसा हुआ? यूनिडायरेक्शनल हुआ ना भाई। पेड़ आपको नहीं खा सकता, आप पेड़ को खाते हो। फसल आपको नहीं खा सकती, आप फसल खाते हो। सब्जी आपको नहीं खा सकती, आप सब्जी खाते हो। तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है एनर्जी का कि सब्जी को मैं ही खाऊंगा, मुझे शेर ही खाएगा। देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, उल्टा नहीं हो रहा है यहां पे। यस, तो मेरे भाई हायर ट्रॉफिक लेवल वाला जो है ये लोअर ट्रॉफिक लेवल को खाता है। लोअर ट्रॉफिक लेवल मतलब जहां से सब कुछ शुरू हुआ है, दैट इज प्लांट। तो उससे ऊपर बैठेगा हर्बीवोर, तो हर्बीवोर प्लांट को खा लेगा। सबसे ऊपर बैठेगा कार्निवोर, कार्निवोर हर्बीवोर को खा लेगा। तो ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल है वो अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करता है। इसीलिए नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल को हम बेस कहते हैं। प्लांट सबका बेस है। प्लांट है तो ही इस धरती पे खाना है, तो वो सबका बेस बनाते हैं, सबका पेट वही भर रहे हैं। तो सबसे नीचे हमेशा इकोलॉजिकल पिरामिड्स अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो सबसे नीचे हमेशा प्लांट आता है, बेस बनाते हैं वो। फिर उनको खाने वाले हर्बीवोर, फिर उनको खाने वाले कार्निवोर, फिर उनको भी खाने वाले कार्निवोर को भी खाने वाले टॉप कार्निवोर सबसे ऊपर आ रहे होते हैं। ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, एक वर्टिकल लाइन खींचिए, उसमें प्लांट की अलग अलग स्पीसीज आपको दिख जाएंगी। घासें, श्रब्स, छोटे प्लांट, मीडियम प्लांट, टॉल प्लांट। इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं, स्ट्रेटा बन जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो एक फॉरेस्ट में अगर आप देखोगे तो श्रब आपको देखने को मिलेंगे, हर्ब आपको देखने को मिलेंगे, ग्रासेस आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये नीचे के प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स, और बड़े बड़े पेड़ जो है ये टॉप स्ट्रेटा, टॉप लेयर बना रहे होते हैं। अब हमने जो चार चीजें पढ़ी हैं, चार चीजें जो हमने एक इकोलॉजी के पैरामीटर्स देखे हैं कि ये चार चीजें तो हर इकोसिस्टम में होनी चाहिए। इन चार चीजों को ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और कुछ नहीं, वन बाय वन करके। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी इतनी डिटेल में नहीं है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में पहले कुछ साइकिल्स हुआ करती थी, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, जो अब आपके सिलेबस से हटा दी गई है, तो उनको आप छोड़ सकते हो, है ना, नहीं पढ़नी है। तो तीन टॉपिक हमें पढ़नी है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो। सिर्फ ये तीन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो वन बाय वन अब हम हर टॉपिक को पढ़ते रहेंगे, हर टॉपिक की क्लैरिटी लेते रहेंगे, एंड उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सो जो इकोलॉजी का पहला टॉपिक है ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है मिस्टर प्रोडक्टिविटी। मिस्टर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया, प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्टिविटी शब्द का ही मतलब क्या है? फूड प्रोडक्शन की चर्चा यहां पर हो रही है, खाना बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं, राइट। प्रोडक्टिविटी ऑफ एनर्जी और बायोमास। समझ लीजिए मैं कुछ खा रहा हूं तो क्या मेरी बॉडी में मास बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्या मेरा वजन बढ़ेगा? बायोमास बढ़ेगा। मैं कुछ नया सिंथेसाइज करूंगा। समझ लीजिए मैंने आलू का पराठा खाया, आलू के पराठे में क्या था सर? स्टार्च था। वो स्टार्च मैंने खाया, डाइजेस्ट किया, तोड़ा, ग्लूकोज बना लिया। अब ये ग्लूकोज मेरे अलग अलग सेल्स में गया, मुझे एनर्जी दे रहा है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो स्टोर कर लूंगा एज ग्लाइकोजन। तो क्या बायोमास बढ़ा? क्या मैंने कुछ नया सिंथेसाइज किया है अपनी बॉडी में? किया है, तो मेरा बायोमास बढ़ गया और मुझे एनर्जी भी मिली, तो एनर्जी भी बढ़ गई। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में बायोमास और एनर्जी का इजाफा होता है, इंक्रीमेंट होता है। उसी को हम लोग मेजर करते हैं एज प्रोडक्टिविटी, उसी को हम लोग प्रोडक्टिविटी कह रहे होते हैं। तो यहां पर देखिए, कांस्टेंट सोलर इनपुट इज नीडेड बाय ऑल इकोसिस्टम। दुनिया के जितने भी इकोसिस्टम हैं इनको सोलर इनपुट चाहिए ही चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए ही चाहिए, तभी प्लांट खाना बना पाएंगे। कुछ ऐसे सिर्फ चुनिंदा इकोसिस्टम है जहां सोलर इनपुट नहीं पहुंच पाता। समझ लीजिए कोई समंदर है, उसमें 500 मीटर से नीचे के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन तक सोलर इनपुट नहीं पहुंच पाता है, उतनी गहराई तक सूरज की किरणें नहीं जा पाती है। तो वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ऊपर से कोई ऑर्गेनिज्म मर के नीचे आ रहा है ना। अब ग्रेविटी के कारण ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म मरेगा, वो नीचे नीचे आता रहेगा, उसको पकड़ पकड़ के खाते हैं, है ना। कोई ऊपर का ऑर्गेनिज्म नीचे आ रहा है, उसको मार के खाते हैं।
तो नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स को नहीं पता है, 500 मीटर से नीचे जो पड़े हुए हैं डेप्थ में, उनको नहीं पता है कि सूरज नाम का कोई है भी सेलेस्टियल बॉडी इस अर्थ पे। उनको आइडिया ही नहीं है कि सोलर सिस्टम में सूरज जैसी भी कोई चीज है। उनको पता ही नहीं है, वो इस बात से वंचित है कि सूरज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। इसीलिए वो शिकार पे और बेसिकली और ऑर्गेनिजम्स की लाशों पे ही बेसिकली ग्रो करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप ज्यादातर इकोसिस्टम को देखें, दुनिया के ज्यादातर इकोसिस्टम्स को, तो वहां सोलर इंपुट चाहिए होता है और अवेलेबल भी होती है सारी की सारी चीजें। तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं बायोमास का और एनर्जी का। आप खाना खाएंगे या आपके अंदर खाना अगर बनेगा, अगर आप प्लांट होते तो खाना बन रहा है तो आपका मास भी बढ़ रहा है और आप उससे एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी और बायोमास दोनों में ही आप काउंट कर सकते हैं। तो कितना ग्राम आपका बायोमास बना पर मीटर स्क्वायर एरिया, या कितना किलो कैलोरी आपने एनर्जी बनाई पर मीटर स्क्वायर एरिया, दिस इज प्रोडक्शन, दिस इज नॉट प्रोडक्टिविटी। आराम से सुना, दिस इज प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी इज रेट, एंड किसी भी चीज का रेट क्या होता है? पर टाइम। किसी भी चीज को आप टाइम से डिवाइड कर दो, उसे हम रेट कहते हैं। तो यहां पर प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी इज रेट। रेट में क्या कर दो? टाइम लगा दो। समझ लो एक साल में देख रहा हूं कितनी प्रोडक्टिविटी हुई, तो कितना ग्राम पर मीटर स्क्वायर आपका बायोमास बना है इन अ ईयर, कितना किलो कैलोरी पर इतना एरिया पर ईयर, ये आपने देखा। तो ये जो पर ईयर वाला चक्कर है, ये प्रोडक्टिविटी में लगेगा। टाइम रेट की बात कर रहे हैं आप, और ग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ये जो है आपका क्या है? ये आपका प्रोडक्शन है। इस पे अगर टाइम की यूनिट लगा दी पीछे तो इट बिकम्स प्रोडक्टिविटी। ये भी हम लोगों ने देखा, ये भी हम लोगों ने जाना। तो सिंथेसिस ऑफ एनर्जी हो सकती है या सिंथेसिस ऑफ बायोमास हो सकता है बाय एन ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रोडक्शन कहते हैं स्पेसिफिकली, है ना। इन यूनिट टाइम भी लिखा हुआ है ना, हाँ इन यूनिट टाइम, तो इसे हम क्या कह देंगे? प्रोडक्टिविटी कह देंगे। एकदम करेक्ट बात। अगर टाइम हटा दोगे इट इज प्रोडक्शन। तो कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी आपको चाहिए होती है जिससे कि कोई भी इकोसिस्टम फंक्शन कर सके, क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो केमिकल एनर्जी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए भी लाइट एनर्जी चाहिए, इसलिए कांस्टेंट सोलर इनपुट की जरूरत होती है। तो अगर आप ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर बोल रहे हो तो यह है प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, है ना, पर ईयर, यानी इट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। एंड एनर्जी अगर आप काउंट कर रहे हो तो इट इज प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। दोनों प्रकार से आप इसे काउंट कर सकते हो। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आराम से सुनिएगा, समझ लीजिए मैं एक प्लांट हूं। अगर मैं एक प्लांट हूं और सूरज की किरणों को इस्तेमाल करके मेरे अंदर पहली बार केमिकल बन रहा है, पहली बार फूड किसने बनाया? प्लांट ने बनाया, प्रोड्यूसर ने बनाया। अगर सूरज की किरणों को इस्तेमाल करके, लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके मैं पहली बार केमिकल एनर्जी बना रहा हूं, पहली बार प्रोडक्टिविटी हो रही है प्लांट में, इट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब मैंने क्या किया? अपने अंदर जब एनर्जी बनाई तो इस एनर्जी बनाने के प्रोसेस में, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी तो एनर्जी लगती है सामने से, इसे हम कहते हैं लॉसेस, रेस्पिरेटरी लॉसेस। और प्लांट को अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए कुछ और भी एनर्जी खर्चे करने पड़ते हैं। इतना बड़ा प्लांट है, उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होता है, ये सारी की सारी एनर्जी आगे हर्बीवोर को नहीं दे देता। कोई बकरी अगर आई है घास खाने, तो घास अपनी सारी एनर्जी इस बकरी को नहीं दे देगी। भाई घास ने जब बेसिकली फोटोसिंथेसिस किया, फूड बनाया, उस दौरान भी आपकी एनर्जी खर्च हुई, और बाद में उसने रेस्पिरेशन करके खुद के लिए भी एटीपी बनाई। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। यानी घास अपना जीवन पहले देखेगी और फिर बची हुई एनर्जी आगे ट्रांसफर करेगी। समझ लीजिए आपकी सैलरी जो है वो है 1 लाख रुपए प्रति महीना। क्या आप सारी की सारी घर वालों को दे दोगे? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि 1 लाख तो आपके हाथ में ही नहीं आया। भाई 20% आपका टैक्स कट गया, समझ लो फॉर इजी कैलकुलेशन 20,000 आपका टैक्स कट गया, 20,000 आपके खुद के खर्चे हैं, 10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए कहीं पे, 50,000 आप अपने घर वालों को दे सकते हो। अगर घर वाले कह रहे हैं कि बेटा आज हमें कुछ थोड़ा सा काम है, थोड़े पैसे चाहिए, पापा मेरे पास तो 50,000 ही रुपए है। बेटा तुम्हारी सैलरी तो 1 लाख है, पापा 50,000 तो एक्सपेंसिव ही है, सिर्फ 50 ही बचा, तो आप 1 लाख नहीं दे सकते, आप 50 ही दे सकते हो। तो जो आप आगे दे पा रहे हो दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो बची आपके पास, नेट जो आपके हाथ में बची, और जो टोटल बनी थी 1 लाख, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल जितनी बनी। और कट पिट जो गया रास्ते में 50,000, दैट इज रेस्पिरेटरी लॉस।
यानी जितनी टोटल एनर्जी एक प्लांट ने बनाई वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से कुछ एनर्जी प्लांट ने खुद के लिए यूज कर ली रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी लॉसेस, जो बच गया वो आगे हर्बिवोर को दिया जा सकता है। इसे कहते हैं आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सूरज की किरणों को इस्तेमाल करके प्लांट ने जो पहली बार बायोमास बनाया, या मेरे भाई पहली बार जो आपकी एनर्जी बनाई प्रोड्यूसर लेवल पे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? टोटल जो फोटोसिंथेसिस के दौरान मसाला बना, जितना टोटल खाना बना है दैट इज ग्रॉस। अब इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से माइनस कर दो आप रेस्पिरेटरी लॉसेस, तो जो आगे जाने के लिए चीजी बची है इसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अवेलेबल बायोमास या एनर्जी है जो हेटेरोट्रॉफ को यानी आगे दिया जा सकता है आपकी गोट वगैरह को। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉसेस आर हटा दिया तो बच गया आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये आगे दिया जा सकता है हर्बीवोर को, गोट वगैरह को। तो गोट जो है सन की एनर्जी को यूज करके पहली बार जो खाना बना वो किसमें बना? प्लांट में बना। प्लांट को खा करके गोट भी अपने अंदर केमिकल बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, यानी बायोमास या एनर्जी बनाएगा। इसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये दूसरी बार बन रही है, ये प्रोड्यूसर में नहीं बन रही है, अब कंज्यूमर में बन रही है। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं क्योंकि ये कंज्यूमर में बनी, गोट में बनी, इसीलिए इसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं। इसके बाद तीसरी बार कहीं बनेगी तो हम टर्शरी प्रोडक्टिविटी कह देंगे। तीसरी बार केमिकल बना है, पहली बार बना प्लांट में तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्लांट को खाया इसने तो दूसरी बार केमिकल बन रहा है तो आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसको कोई तीसरा खाएगा, शेर खाएगा, तो टर्शरी प्रोडक्टिविटी उसे कह रहे होंगे। ये हमने देखा, ये हमने सीखा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? टोटल एनर्जी जो कि आपके प्लांट ने बनाई, पहली बार बन रही है इसीलिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बायोमास बनाया यानी ऑर्गेनिक मैटर बनाया, या आपकी जो एनर्जी बनाई फोटोसिंथेसिस से, इसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा। पहली बार फोटोसिंथेसिस से प्लांट आपका बायोमास बना रहा है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो टाइप की हो सकती है। पहली जो है यह है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, यानी जितना ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस से बना है टोटल, इसे हम लोगों ने कहा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें से कुछ लॉस भी हो जाता है रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज में, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, तो इसमें से हम लोग हटा देते हैं क्या? रेस्पिरेटरी लॉस। और जब आप रेस्पिरेटरी लॉस हटा देते हैं तो आपका आ जाता है एनपीपी, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो आगे दी जा सकती है। तो एनपीपी क्या है? जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, है ना? ये हम लोगों ने देखा, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो दूसरी बार केमिकल बन रहे हैं तो ये किसमें बनेंगे? कंज्यूमर में बनेंगे, हर्बीवोर में बनेंगे। आप सेकेंडरी टर्शरी भी बोल सकते हो हर्बीवोर और कार्निवोर में, पर यूजुअली आप सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तक ही पढ़ते हैं। सारे कंज्यूमर इसके अंदर भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो अवेलेबल बायोमास है जो कि आप आगे दे सकते हो, हर्बीवोर को दे सकते हो। करेक्ट, हर्बीवोर को दे सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई आधा तो आपने खुद ही यूज कर लिया, खुद के लिए भी तो चीज रखोगे। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए थे, 50,000 तो टैक्सेस और मेरे खुद के खर्चे हैं, ऑफिस आने जाने का भी खर्चा है, कैब का खर्चा है ना, कुछ नॉर्मल अपने लिए भी कुछ ले लिया, कभी बाहर लंच कर लिया, वो सारी चीजें हैं, वो काट ही नहीं सकते हम, वो करनी ही पड़ेंगी, अनअवॉइडेबल खर्चे हैं। जो बच गया 50,000 वो फिर मैं घर पे ला करके दे सकता हूं। तो नेट जो है विच इज अवेलेबल टू गिव फर्दर, किसी और को देने के लिए जो बचा दैट इज नेट। तो हेटेरोट्रॉफ को देने के लिए जो प्लांट के पास एनर्जी बची है उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह देते हैं, एनपीपी प्यार से कह देते हैं। करेक्ट। अब एक बहुत प्यारी चीज है, एनसीईआरटी का एक बहुत प्यारा आर्टिकल है, उसको पढ़िए एक बार, गौर से पढ़िए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, आराम से देखिए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम बेसिकली डिपेंड्स ऑन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, गौर से सुनिए। पहली बात तो प्लांट स्पीसीज पे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब पहली बार आपका खाना बन रहा है। प्लांट स्पीसीज जितनी बड़ी, मेरे भाई घास ज्यादा खाना बना पाएगी या एक बरगद का पेड़? सर एक बरगद का पेड़ ज्यादा खाना बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा बायोमास बनाने की टेंडेंसी है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी है, वो एक घास के मुकाबले लाखों करोड़ों गुना बड़ा है। तो प्लांट की स्पीसीज पे मैटर किया। वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि एक प्लांट जो है, समझ लीजिए 2 बरगद के पेड़ हैं बराबर साइज के, एक जगह पे अच्छा खासा पानी है, एक जगह पे कम पानी है, एक जगह पे अच्छी कंडीशन है, एक जगह पे दूसरी कंडीशन है जो कि अच्छी नहीं है। तो बढ़िया कंडीशन वाला, अच्छे खासे पानी वाला जो बरगद का पेड़ है, जिसको सारी कंडीशंस बहुत ही फेवरेबल मिली हैं, वो धूम मचा देगा,
दूसरा वाला नहीं मचा पाएगा। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छा खाना बना पाएगा। एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, भाई कोई प्लांट ऐसा है जिसमें पत्ते ही कम है, छोटे छोटे पत्ते हैं, पानी की कमी है तो पत्ते सिकुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ पानी खूब सारा है, पत्ते फैले हुए हैं, खूब सारी लाइट उन पत्तों पे पड़ रही है, हरे भरे पत्ते हैं, खूब सारे पत्ते हैं, खूब सारी शाखाएं हैं, बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा पेड़ है, तो खूब सारी फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट स्पीसीज पे भी डिपेंड करती है। और कैसी प्लांट स्पीसीज एक इलाके पे ग्रो करेगी, ये अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिएंट्स पे, वाटर पे, लाइट पे। ये हम लोगों ने देखा, पहले भी देख लिया था कि एक इलाके में कौन से प्लांट्स होंगे, ये उस इलाके के अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई भी प्लांट हर जगह नहीं पाया जा सकता, वो एक स्पेसिफिक इलाके पे पाया जाएगा जहां उसे प्रॉपर अबायोटिक कंडीशन मिलेंगी, प्रॉपर वाटर मिलेगा, रहने लायक टेम्परेचर मिलेगा, खूब सारी लाइट मिलेगी, तभी वो एक इलाके में सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। दिस इज अ डेटा, कॉन्क्रीट डेटा है, प्यारा डेटा है। एनुअल एनपीपी, पहली बात तो यहां एनुअल यानी साल की बात कर रहे हैं, एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ना ही ग्रॉस ना कुछ और। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर यानी अर्थ, कंप्लीट अर्थ की जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो है 170 बिलियन टन। ड्राई वेट, ड्राई वेट मतलब नो वाटर इंक्लूडेड, गीला नहीं किया इसको, नो वाटर इंक्लूडेड, कोई वाटर यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है। 170 बिलियन टन जो है ये आपका ड्राई वेट है, जो कि एक साल में एनपीपी बना सकता है पूरा अर्थ। 170 बिलियन टन, एक बार समझ के देखो इस बात को कि लिखा क्या हुआ है। 170 बिलियन टन, 170 को 170 ही लिखिए, बिलियन कितना होता है 100 करोड़, ये हो गया 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। एंड टन का मतलब क्या होता है 1000 केजी, क्विंटल मतलब 100 केजी, टन मतलब 1000 केजी। तो 170 है मेरे भाई, एक जीरो पहले ही लगा हुआ था, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो और लगा दो। इतना केजी, ग्राम्स में कन्वर्ट कर दोगे, ग्राम्स में कन्वर्ट कर दोगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 जीरो और लगा दो, इतना केजी सिर्फ ड्राई वेट। ड्राई वेट लिख लिख कर इसलिए बता रहा हूं जिससे ध्यान रह जाए, ड्राई वेट, क्योंकि बायोमास जो है भैया, कार्बोहाइड्रेट जो है, इसमें आप वाटर कंसिडर थोड़ी करोगे। इतना ड्राई वेट है, वो भी एनपीपी, एक साल में इतना आपके अर्थ के सारे के सारे प्लांट्स मिलकर के तैयार करते हैं। क्योंकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है तो सिर्फ प्लांट की बात हो रही होगी, प्रोड्यूसर की बात हो रही होगी। अब मेरे दोस्त आपको पता है अर्थ पे 70% पानी है, 30% लैंड है, लेकिन लैंड ज्यादा प्रोडक्टिव है। भाई पानी में कोई बहुत बड़े बड़े पौधे नहीं होते ना, लैंड पे देखोगे, जंगल में जाओगे खूब बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे। तो कहने के लिए तो लैंड जो है सिर्फ 30% इलाका है, लेकिन 115 बिलियन टन ये कंट्रीब्यूट करता है, यानी लगभग 70% ये कंट्रीब्यूट करता है। और वाटर 70% इलाका घेर के बैठा है, लेकिन 55 बिलियन टन यानी लगभग लगभग 30% कंट्रीब्यूट करता है। तो उल्टा है, लैंड 30% एरिया है लेकिन 70% कंट्रीब्यूट करता है, 115 बिलियन टन, और वाटर 70% है लेकिन सिर्फ 30% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, 55 बिलियन टन। टोटल 170 बिलियन टन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्राई वेट एक साल में सारे के सारे प्लांट्स ने मिलकर के बनाई। बहुत ही प्यारा डेटा है, इसको एज इट इज ही याद रखना है जो आपने यहां पर देखा। तो 170 बिलियन टन है, एनपीपी है एक साल की, और ड्राई वेट है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है जी, ये आपका डेटा था जो आपने देखा। नाउ दिस इज अबाउट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी खत्म। प्रोडक्टिविटी यानी पहला पार्ट की प्लांट खाना बना रहे हैं, प्लांट को खा करके एनिमल जो है अपने अंदर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कर रहा है, ये पार्ट इतना ही है। दिस पार्ट इज ओवर। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इस चैप्टर का वो खत्म हो गया, जिसको हम कह रहे हैं क्या, जिसको हम कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी। दूसरा पार्ट अब स्टार्ट हो जाता है। दूसरे पार्ट को मेरे बंधु प्यार से क्या कह दिया, डीकंपोजिशन। एनर्जी फ्लो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में क्या हुआ, नाम ही है डीकंपोजिशन, यानी कोई एनिमल मरा, कोई प्लांट मरा, दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरा, तो उसकी बॉडी में कुछ स्टोर्ड ऑर्गेनिक कंटेंट होगा। जैसे हमारे सेल की अगर आप बात करें, हमारे सेल में प्रोटीन भी है, ऑर्गेनिक है, अमीनो एसिड है, ऑर्गेनिक है, कार्बोहाइड्रेट है, ऑर्गेनिक है, लिपिड है, ऑर्गेनिक है, न्यूक्लिक एसिड है, ऑर्गेनिक है।
हमारी बॉडी में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स विच आर ऑर्गेनिक। तो जब हमारी डेथ होगी और हम मिट्टी पे गिर जाएंगे, जमीन पे गिर जाएंगे, तो अलग अलग डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंगस आकर के हमारी बॉडी को काटना शुरू करते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर्ड ये जो ऑर्गेनिक कंटेंट है इसको इनऑर्गेनिक कंटेंट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंटेंट मिट्टी में ही पड़ा रह जाता है। फिर उस मिट्टी में जब कोई नया प्लांट आएगा तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हम लोगों ने कहा। यस, तो यहां पर फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होता है ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। फिजिकल ब्रेकडाउन यानी छोटे छोटे टुकड़े भी होंगे आपके ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पहले, और उसके बाद उन पे केमिकल एक्शन होगा यानी केमिकल कन्वर्जन भी होगा, और यहां पर आपके डिकम्पोजर्स आते हैं, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया और फंगस आते हैं ये काम करने के लिए। तो डेट्राइटस क्या है? डेट्राइटस इज बेसिकली द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए डेट्राइटस रॉ मटेरियल है, यानी डेट्राइटस मतलब वो गला सड़ा मैटर, कोई मरा हुआ प्लांट, कोई प्लांट की टूटी हुई टहनी, कोई प्लांट का झड़ा हुआ पत्ता, कोई मरे हुए एनिमल की बॉडी, कोई उनका फीकल मैटर यानी पॉटी वगैरह, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है जिसपे डिकम्पोजर आकर के एक्ट कर सकते हैं, उसे हम प्यार से डेट्राइटस कहते हैं। यह आपका डेट्राइटस कहलाएगा। तो डेट्राइटस जो है बेसिकली इस पे आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक्ट करेंगे और 5 स्टेप्स में आपका डिकम्पोजिशन पूरा होगा। 5 अलग अलग स्टेप में। इन 5 अलग अलग स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन और फिर मिनरलाइजेशन। सबका मतलब क्या है गौर से देखिए। एक पेज में ले रहा हूं, बाद में इस पेज के टुकड़ों को मैं कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल कर लूंगा, डोंट वरी। तो ये हमारे पास एक पेज है, लेट्स से एक प्लांट है, प्लांट की टहनी है, टहनी पे पत्ता था, ये पत्ता सुई करके नीचे गिर गया। अगर ये पत्ता अब जमीन पे गिर गया है, पेड़ से अलग हो गया है, क्या ये पत्ता डेड मैटर है? यस गुरुजी, ये जो पत्ता है ये डेड मैटर है, ये पत्ता एकदम डेड मैटर है। अब इस डेड मैटर को मैं सबसे पहले कुछ ऑर्गेनिजम्स की मदद से, जैसे आपके अर्थवर्म वगैरह हैं, उनकी मदद से फिजिकली तोड़ूंगा। केमिकल चेंज नहीं कर रहा, यानी ये पेज जो था अभी भी पेज ही है। इसको बस मैं क्या कर रहा हूं, इसको बस मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसके छोटे छोटे मैं क्या कर दे रहा हूं? फ्रेगमेंट्स कर दे रहा हूं। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से छोटे छोटे टुकड़े बने। पेज की केमिकल क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया है। जैसा बड़ा पेज था इसमें भी वही केमिकल है जो उस बड़े पेज में था, कोई केमिकल चेंज नहीं किया मैंने, फिजिकल चेंज किया है मैंने, बस इस पत्ते के टुकड़े छोटे छोटे किए। जब भी कोई चीज नीचे गिरती है तो उसमें ना कुछ वाटर सॉल्युबल मिनरल्स भी होते हैं। अब वाटर सॉल्युबल मिनरल है, समझ लीजिए बारिश हो रही है तो पानी का जो बहाव है वो नीचे की साइड होता है। बारिश से जो पानी जमीन पे गिर रहा है, जमीन उसे सोख लेती है और नीचे ले जाती है, ग्राउंड वाटर इसे बोलते हैं। नीचे की साइड पानी सोख लिया जाता है। तो जो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होंगे, जमीन उनको लीच की तरह चूस लेगी। वाटर सॉल्युबल मिनरल्स को या वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को जो वाटर में घुल मिल सकते हैं, वो पानी के साथ ही नीचे धरती द्वारा चूस लिए जाएंगे, लीच की तरह चूस लिए जाएंगे। जैसे लीच खून चूस लेती है, धरती ने मिनरल्स चूस लिए हैं। इसे हमने कहा लीचिंग। लीच का साउंड आ रहा है, इसे हमने कहा लीचिंग। और फिर कैटाबॉलिज्म होगा, यानी अब ये जो आपका यहां पर पत्ता दिखाई दे रहा है, इसको मैं केमिकल चेंज दूंगा, यानी मैं कैटाबॉलिज्म करूंगा, यानी इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, इसको मैं जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं इसकी कैटाबॉलिज्म करूंगा। ये तीनों चीजें ऑलमोस्ट साथ साथ होती हैं कि पेड़ से कोई पत्ता गिरा, उसमें जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे नीचे लीच हो जाएंगे, इस पे आके ऑर्गेनिजम्स बैठ के इसके छोटे छोटे फिजिकल टुकड़े करेंगे और उन टुकड़ों पे तब की तब बैक्टीरिया फंगस आके एक्ट कर देंगे। अब अगर सारे न्यूट्रिएंट्स आपने फ्री छोड़ दिए, अगर सारे न्यूट्रिएंट्स आपने फ्री छोड़ दिए तो प्लांट जो है अय्याशी करने लगेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स एक बार में सोख कर लेगा कि भाई मैं ही बनूंगा बाहुबली। लेकिन एक्चुअल में अगर सारी फसल सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, अगली फसल के उगने के लिए न्यूट्रिएंट्स बचेंगे ही नहीं सॉइल में। तो इनका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल ना हो जाए न्यूट्रिएंट्स का, इसीलिए इनको हम लॉक कर देते हैं ह्यूमस बना के। तो जो चौथा स्टेप है वो है ह्यूमिफिकेशन। पहले हमने पत्ते को छोटे छोटे फिजिकल टुकड़ों में तोड़ा, फ्रेगमेंटेशन, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट जमीन में चूस लिए गए, लीचिंग, और फिर बैक्टीरिया फंगस आके इनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनरल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कैटाबॉलिज्म।
अब ये जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं इनको हम लॉक कर देते हैं। हमने क्या किया, जैसे कि घर में हमारे पानी की टोटी होती है, भाई जितना पानी चाहिए वो निकालो, बाद में टोटी बंद कर दो, पूरी टंकी खाली करना जरूरी थोड़ी है। तो हमने क्या किया, टंकी में पानी स्टोर किया हुआ है, जब जितनी जरूरत है उतनी निकाल लेंगे, अदरवाइज टोटी बंद कर देंगे। सिमिलरली यहां पर क्या हुआ, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अब बने हैं इनको हमने लॉक कर दिया एक टंकी में, उस टंकी का नाम है ह्यूमस। ये ऐसा सब्सटेंस है ह्यूमस, डार्क कलर का, डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का। मिट्टी के ऊपर आपको एक लेयर देखने को मिलती है, मिट्टी की सबसे ऊपर वाली लेयर ह्यूमस कहा जाता है, उसमें बड़े बड़े छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इररेगुलर सा, अमॉर्फस सा। अमॉर्फस माने इररेगुलर सा, सारे एक बराबर टुकड़े नहीं है। डार्क कलर का, डार्क ब्राउन कलर का आपको लेयर देखने को मिलता है मिट्टी के ऊपर, जो उपजाऊ लेयर होता है और बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, यानी बैक्टीरिया फंगस इसको बहुत जल्दी नहीं काट सकते। तो हमने क्या किया, जितने न्यूट्रिएंट्स बने उनको ह्यूमस की फॉर्मेट में लॉक कर दिया। बैक्टीरिया फंगस इनको धीरे 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 काट पा रहे हैं, तो धीरे 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 मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं। ठोटी खोल के आप धीरे धीरे मिनरल्स निकाल रहे हो, बाद में बंद करते रहो जिससे टंकी खाली ना हो जाए। तो ह्यूमस जो है ऐसा काम करता है कि आपके मिनरल्स धीरे धीरे रिलीज हो, स्लोली स्लोली रिलीज हो। एंड जब मिनरल्स आप रिलीज करा रहे हो इसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। जब जरूरत है तो मिनरल निकालो, वरना टोटी बंद कर दो। तो पहले एक पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फ्रेगमेंटेशन, वाटर सॉल्युबल मिनरल्स नीचे लीच हो गए। फिर इनको केमिकल कन्वर्जन किया, इनका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमने बनाए, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनाए वाया कैटाबॉलिज्म। उसके बाद इनको स्टोर कर लिया ह्यूमस की फॉर्मेट में, तो दैट इज ह्यूमिफिकेशन। और धीरे धीरे इस ह्यूमस में से टोटी खोल के मिनरल्स निकालते रहे, दैट इज मिनरलाइजेशन। तो आपका इनऑर्गेनिक मिनरल्स बने भी, और बकायदा उनको हम लोगों ने क्या किया, आगे चल के यूज भी कर लिया। दीज आर द 5 डिफरेंट स्टेप्स। तो पहला जो स्टेप है यह है आपका फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है आपका लीचिंग, तीसरा है आपका कैटाबॉलिज्म, चौथा है आपका ह्यूमिफिकेशन, एंड पांचवा है आपका क्या, मिनरलाइजेशन। ये हमने देखा। तो अर्थवर्म जो है, केंचुआ जो है, इसको फार्मर का दोस्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करता है ऑर्गेनिक मैटर की। कोई पत्ता वगैरह गिर गया है तो उसकी फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करेगा, यानी डिकम्पोजिशन के एक स्टेप में हेल्प करेगा। एंड जब ये केंचुए चलते हैं खेतों में तो मिट्टी के बीच में जगह भी बनाते हुए चलते हैं, तो वहां पे हवा भर जाती है, एयर स्पेसेस भी ये क्रिएट करते हैं, तो ऑक्सीजन ट्रैप करने की जगह भी ये बना पाते हैं। लूजनिंग ऑफ सॉइल भी करते हैं, जिससे कि आपका अच्छे तरीके से एक फसल एक पर्टिकुलर मिट्टी पे उग पाए, तो सॉइल भी लूज हो जाती है और उसमें एयर की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। डेट्राइटस वो मटेरियल है जिसपे डिकम्पोजर्स आकर के ग्रो करते हैं। 5 स्टेप हैं आपके डिकम्पोजिशन के। पहला फ्रेगमेंटेशन यानी फिजिकल टुकड़े करना पत्ते के, दूसरा आपका हो जाएगा लीचिंग, तीसरा हो जाएगा आपका कैटाबॉलिज्म, चौथा हो जाएगा आपका ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस बनना, एंड पांचवा हो जाएगा आपका मिनरलाइजेशन। तो पहले 3 स्टेप जो है ये आपके साथ साथ होते हैं। जैसा मैंने बताया, पत्ता जो है इस पे आपके अर्थवर्म, माइट्स वगैरह ग्रो करेंगे और इसको काट देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। कोई केमिकल चेंज यहां पर नहीं हुआ, सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इसे कहा फ्रेगमेंटेशन। यहां जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है नीचे लीच कर जाएंगे, वाटर सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है ये नीचे लीच कर जाएंगे, नीचे की साइड चले जाएंगे और अनअवेलेबल हो जाएंगे, ग्राउंड वाटर में चले गए, अब उन्हें वापस नहीं सोखा जा सकता। तीसरा है कैटाबॉलिज्म, यानी बैक्टीरिया और फंगस आकर के यहां पर एंजाइमेटिकली चीजों को तोड़ेंगे और आपके केमिकल चेंज यहां पर कर रहे होंगे। फिर आपका बनेगा ह्यूमस, जो कि डार्क कलर का अमॉर्फस यानी इरेगुलर सा सब्सटेंस है, बहुत रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू, तो आपका बहुत स्लो रेट पे ये डिकम्पोज होता है। यस, तो ये रिजर्वायर का यानी टंकी का काम करेगा। इस टंकी को खोल खोल के जब भी आपको मिनरल्स की जरूरत पड़े, ह्यूमस को यूज कर करके आप क्या कर सकते हो, मिनरल्स निकाल सकते हो। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, मिनरलाइजेशन कह दिया। तो ये 5 स्टेप थे। पहला स्टेप है आपका फ्रेगमेंटेशन, फिर है लीचिंग, फिर है आपका कैटाबॉलिज्म, फिर है आपका ह्यूमिफिकेशन, एंड देन है आपका लास्ट मिनरलाइजेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में आपका डेट्राइटस जो है इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा फिजिकली। लीचिंग में आपके वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो हैं ये जमीन में चले गए नीचे की साइड और अनअवेलेबल हो गए, इनको दोबारा प्लांट अपनी रूट के माध्यम से तो नहीं सोख सकती। कैटाबॉलिज्म में बैक्टीरिया और फंगस आकर के ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देते हैं। फिर इस इनऑर्गेनिक मैटर को हम लोग डार्क कलर के अमॉर्फस ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बहुत रेजिस्टेंट है, जिससे कि धीरे धीरे इनऑर्गेनिक मैटर्स को रिलीज कर दिया जाए, मिनरल्स को रिलीज कर दिया जाए। इसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो बैक्टीरिया फंगस दोबारा इस पे अटैक करेंगे ह्यूमस पे और धीरे धीरे मिनरल्स रिलीज करते रहेंगे। ये आपके 5 स्टेप हैं जो हमने देखे। यहां देखिए आपके पेड़ राजा बने हुए हैं। तो पेड़ राजा से एक पत्ती टूटी, ग्रीन लीफ टूटी, जैसे ये हरी भरी पत्ती टूटी, ये क्या हो गई, डेट्राइटस हो गई, पेड़ से अलग हो गई, यानी मर चुकी है, तो डेट्राइटस है। तो इस डेट्राइटस के ऊपर जो है
कुछ इंसेक्ट ग्रो करेंगे, वो इस पत्ती का कुछ हिस्सा खा जाएंगे, बाकी जो बचा डेड मैटर इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, आपके अर्थवॉर्म वगैरह आ जाएंगे और इसको खाना जो है स्टार्ट कर देंगे और केमिकल एक्शन करके इस पत्ती को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस पत्ती में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था इसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, माइट्स, फंगस। तो अर्थवॉर्म और माइट फ्रेगमेंटेशन करते हैं छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, इस पे कैटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं। एंड यहां देखो फंगस बना हुआ है, तो ये फंगस आपका डिकम्पोजिशन करते हैं, फंगस और बैक्टीरिया आपका डिकम्पोजिशन करते हैं और आपका यहाँ पर इनऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल में रिलीज हो जाता है, दोबारा से प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी को हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी कह रहे थे। ये काम आपका यहाँ पर हो रहा होता है। करेक्ट। कुछ और बातें देख लेते हैं मेरे भाई। यहां पर बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, यानी कि आपका जो ह्यूमस है ये नेचर में कोलॉइडल है, थोड़ा सा अमॉर्फस सा है, इररेगुलर सा है और रेजिस्टेंट है ना, रेजिस्टेंट है। तो बहुत जल्दी जल्दी ये मिनरल रिलीज नहीं करता, टंकी खाली नहीं करता। तो मेरे भाई ये रिजर्वायर का, टंकी का काम करता है जो स्टोर करके रखता है न्यूट्रिएंट्स। करेक्ट। ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट एक बार में ही रिलीज कर देगा, जब जरूरत होगी तभी आपके न्यूट्रिएंट्स रिलीज करे जाएंगे। ये हमने देखा, ये हमने सीखा। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। नाउ देयर आर सम वेरी बेसिक पॉइंट्स, वेरी फंडामेंटल पॉइंट्स कि किस चीज की डिकम्पोजिशन ज्यादा होती है, किस चीज की डिकम्पोजिशन कम होती है। सुप्रीमली फंडामेंटल पॉइंट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, सुप्रीमली फंडामेंटल पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। आराम से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, डिकम्पोजिशन फास्ट कब होगी, डिकम्पोजिशन तेज कब होगी और डिकम्पोजिशन स्लो कब होगी। बहुत जनरल पॉइंट है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से बस मेरी बातों को सुनते चलिएगा। सबसे पहले देखिए, डिकम्पोजिशन फास्ट कब होगी। पहला, जब ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर आपको ग्लूकोज वगैरह को भी तोड़ना होता है तो आप उसे क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी ऑक्सीजन होगा तो डिकम्पोजिशन तेज होगी। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, अनएरोबिक कंडीशन है, तो उल्टा हो जाएगा, डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगी। दूसरा देखिए, अगर डेट्राइटस, मरा गला जो मैटर है, ये नाइट्रोजन में और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में जैसे शुगर में रिच है, तो शुगर को तोड़ना आसान होता है, जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, ग्लूकोज वगैरह जल्दी टूटते हैं। भाई रोटी जो है रख के देखो, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी। लेकिन अगर लिग्निन या काइटिन की बनी हुई आपकी यहां पर कोई चीज है, लिग्निन और काइटिन की, अब काइटिन से क्या बनता है, आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटल बहुत रेजिस्टेंट होता है। लिग्निन जो है ये आपके फाइबर्स वगैरह की वॉल बनाता है, डेड जो प्लांट सेल होते हैं उनकी वॉल बनाता है, तो ये भी बहुत रेजिस्टेंट है, इसको तोड़ना वैसे मुश्किल होगा, तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगी। वार्म कंडीशन में एंड ह्यूमिड कंडीशन में आपकी डिकम्पोजिशन बढ़ती है। वार्म का उल्टा है टेम्परेचर कम, ह्यूमिड का उल्टा है यानी पानी ज्यादा का उल्टा है पानी कम, तो क्या यहां पर डिकम्पोजिशन आपकी घट जाएगी, बिल्कुल घट जाएगी। क्योंकि वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में कौन ग्रो करता है, सर फंगस ग्रो करता है, और फंगस क्या है, डिकम्पोजर है। वार्म और ह्यूमिड कंडीशन होगी, फंगस ग्रो करेगा, फंगस ग्रो करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा। ठंडे तापमान में फंगस ग्रो ही नहीं कर सकता, फ्रिज में फंगस नहीं लगती है खाने पीने की चीजों पे, तो फंगस ही नहीं ग्रो करेगा तो डिकम्पोजिशन कैसे होगी। तो सीधा रिलेट कर सकते हो, शुगर को तोड़ना आसान है तो शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तोड़ना आसान। वार्म और ह्यूमिड कंडीशन है तो फंगस ज्यादा उगेगा और आपका बढ़िया डिकम्पोजिशन करेगा, तो डिकम्पोजिशन आसान। तीसरा मेरे भाई, अगर आपका ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऑक्सीजन से आप जल्दी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं चीजों को, टूटना आसान। सारे उल्टे कर दो तो मेरे भाई आपका डिकम्पोजिशन मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन ज्यादा तो डिकम्पोजिशन आसान, उल्टा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, डिकम्पोजिशन मुश्किल। अगर आपका लिग्निन और काइटिन है, डिकम्पोजिशन मुश्किल। वार्म की जगह ठंडा अगर आपका तापमान है और आपके ज्यादा पानी की जगह कम पानी अगर मिल रहा है तो डिकम्पोजिशन अगेन मुश्किल। यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। कंडीशन जो डिकम्पोजिशन को फेवर करती है, अगर नाइट्रोजन रिच डेट्राइटस है, वाटर सॉल्युबल डेट्राइटस है जैसे शुगर वगैरह है, या वार्म और ह्यूमिड कंडीशन है, मॉइस्ट कंडीशन है, तो डिकम्पोजिशन ज्यादा। और इनहिबिट कैसे होगा भाई, लिग्निन और काइटिन को तोड़ना मुश्किल है, डिकम्पोजिशन मुश्किल। लो टेम्परेचर होगा तो डिकम्पोजिशन आपकी और मुश्किल। अनएरोबायोसिस यानी ऑक्सीजन आपका कम तो डिकम्पोजिशन और मुश्किल। ये आपको देखने को मिला। इतनी ही बात है, यानी हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट पे ही हमने लेयरिंग कर दी और ये काम आपका खत्म हो गया। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। ये बात भी हमको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। नाउ इट इज आवर सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज एनर्जी फ्लो। भाई हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी पढ़ ली, हम लोगों ने यहां पर क्या पढ़ लिया, दूसरा डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, तीसरा एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आएगा जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स।
ये आपके 4 टॉपिक्स थे जो कि हमारा पूरा का पूरा इस चैप्टर का फ्लो, इस चैप्टर का सिलेबस तैयार कर रहे थे। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया है, अब हम लोगों ने 2 चीजें एकदम प्रॉपर्ली पढ़नी है। और चौथा जो टॉपिक है दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, वो भी एक स्लाइड का ही टॉपिक है, उसमें भी बहुत ज्यादा दम लगाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल टॉपिक है। और एनर्जी फ्लो तो और आसान है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सवाल बनता है। तो एक बार गौर से देखेंगे कि एनर्जी फ्लो क्या है। एनर्जी फ्लो क्या होता है? एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में यानी अगले ऑर्गेनिज्म में फ्लो कर रही है। यानी मेरे दोस्त, अगर प्लांट ने खाना बनाया तो प्लांट को अगर हर्बिवोर खा ले रहा है, कोई गोट खा ले रही है, तो प्लांट की कुछ एनर्जी किस में चली गई? गोट में चली गई। और गोट को अगर शेर खा रहा है तो गोट की कुछ एनर्जी कहां चली गई? शेर में चली गई। तो प्लांट से एनर्जी फ्लो हुई गोट में, गोट से एनर्जी फ्लो हुई शेर में, तो अल्टीमेटली एनर्जी का एक फ्लो यहां पर तैयार हो चुका है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। प्रोड्यूसर को हर्बिवोर ही खाएगा, हर्बिवोर को कार्निवोर ही खाएगा, कार्निवोर को टॉप कार्निवोर ही खाएगा। देयर इज अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो यहां पर फॉलो हो रहा होता है। तो यहां पर देखिए, जैसा मैंने बताया था, एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, कोई ऐसा इकोसिस्टम जो डीप सी में पाया जा रहा है, समंदर में 500 मीटर से ज्यादा गहराई पे पाया जा रहा है, वहां के ऑर्गेनिजम्स को नहीं पता कि सूरज जैसी कोई चीज दुनिया में है। इनको छोड़ के सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बाकी दुनिया में जितने इकोसिस्टम है, इनमें सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जितनी भी सूरज की किरणें एक प्लांट पे गिर रही हैं, सारी की सारी सूरज की किरणें इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कई सूरज की किरणें गिर रही है ना, उसमें से सिर्फ 50% ही ऐसी हैं जो कि पार कहलाती हैं। पार मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कि विजिबल लाइट है, इसे पार कहते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर के आसपास आप इसे कह सकते हैं कि ये पार है। 400 से 700 नैनोमीटर या 400 से 800 नैनोमीटर भी रेफरेंस के लिए लिख सकते हो। वैसे करेक्ट है 400 से 700, मोर एक्यूरेट है। 400 से 800 भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं कहेगा। अब मेरे दोस्त, ये जो पार है, मतलब एक पेड़ पे जो लाइट गिर रही है, इसमें से काम की सिर्फ 50% है। इस 50% में से भी अगर आप 2 से 10% ही ले लें, इस 50% की आधे की भी सिर्फ 2 से 10% ले लें, तो भी आपकी फोटोसिंथेसिस हो जाती है। तो भी कोई फोटोसिंथेसिस नहीं रोक सकता है। इतनी कम सनलाइट की जरूरत होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट चाहिए, पर एक प्लांट पे जो 100% सनलाइट गिर रही है, सारी नहीं चाहिए। 100% तो काम की है ही नहीं, 50% ही काम की है। उसमें से भी सिर्फ 2 से 10% ले लो। ये जो 50% है, आधी सनलाइट है, इसका भी 2% ले लो, यानी टोटल सनलाइट का 1% ले लो, तो भी काम हो जाएगा। ऐसे याद करो, टोटल सनलाइट जो एक पेड़ पे गिर रही है, इसका 1% भी ले लिया तो भी आपकी फोटोसिंथेसिस हो जाएगी बढ़िया तरीके से, कोई नहीं रोक पाएगा। तो एनर्जी जो है हमेशा यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती है। सन से एनर्जी प्लांट पे आएगी, प्लांट से आपके कंज्यूमर पे आएगी यानी हर्बिवोर पे, हर्बिवोर से आपकी कार्निवोर पे, कार्निवोर से आपकी टॉप कार्निवोर पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पे ओबे हो रहा होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म और कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो आपकी सनलाइट की जो रेडिएशंस थी, सन एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसको हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और उस केमिकल एनर्जी को हम ट्रांसफर करते रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इकोसिस्टम है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉलो करते हैं। यानी अगर आपको जीवन चलाना है, अगर आपको अपने आप को जिंदा रखना है, तो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी आपको देनी होगी, तभी जाके आप यूनिवर्स की टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस को काउंटर कर पाएंगे। जो यूनिवर्स है ना, ये डिसऑर्डरनेस की तरफ भाग रहा है, रैंडमनेस की तरफ भाग रहा है। अगर आप इस रैंडमनेस को रोकना चाहते हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर आप यूनिवर्स में होने वाली डिसऑर्डरनेस को रोकना चाहते हैं, उसको अपनी बॉडी को इंपैक्ट करने से रोकना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सिंपल शब्दों में मैं ये बात कहूं, तो अगर आप अपनी बॉडी को एनर्जी नहीं देंगे, फ्यूल नहीं देंगे, छोटा सा क्लिकर है, इसको चलाने के लिए भी मुझे सेल चाहिए, एनर्जी चाहिए। अदरवाइज मैं इसका एक बटन भी नहीं दबा सकता, कुछ नहीं होगा इस क्लिकर से अगर इसके पास एनर्जी नहीं है। सिमिलरली आपकी बॉडी में हजारों रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको कराने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी आपके पास नहीं होगी, ढक्कन ही बंद नहीं हो रहा भाई, हाँ, एनर्जी अगर आपके पास नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। एनर्जी आपकी अगर जीरो हो गई तो आपके सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस ठप हो जाएंगे और आपकी डेथ हो जाएगी। यू विल गो इन अ स्टेडी स्टेट और आप जो है मौत को गले लगा लेंगे। इसीलिए अगर जिंदा रहना है तो आपको एनर्जी लेते रहना पड़ेगा।
यानी फूड खाते रहना पड़ेगा। इट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। तो थर्मोडायनेमिक्स का चाहे फर्स्ट लॉ हो चाहे सेकंड लॉ हो, इसको इकोसिस्टम ओबे करता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो आप सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, रूल नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी यूनिवर्स की जो टेंडेंसी है डिसऑर्डर की तरफ भागने की, रैंडमनेस की तरफ भागने की, इसको अगर आपको रोकना है, अपनी बॉडी को अगर आपको ऑर्डर में रखना है, शेप में रखना है, खाना खाते रहना पड़ेगा, एनर्जी लेते रहनी पड़ेगी मेरे लाडले मित्र, वरना हो जाएगी दिक्कत। यस, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है हमेशा। जो सनलाइट है इससे एनर्जी आती है आपके प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर से आती है कंज्यूमर पे, कंज्यूमर से आपकी चली जाती है आगे डिकंपोजर पे, ये प्रोड्यूसर से भी डिकंपोजर पे जा सकती है ना। तो यहां पर प्रोड्यूसर को भी जब इसकी लाश भी तैयार हो चुकी है तो डिकंपोजर इस पे भी ग्रो कर सकते हैं, तो यूनिडायरेक्शनल होगी। अगर आप यहां तक देखें तो सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, ये आपकी जनरल फ्लो आपको देखने को मिलती है। करेक्ट। तो प्लांट जो है अगर 2 से 10% भी लाइट कैप्चर कर ले पार की, या टोटल सनलाइट की अगर मेरे भाई 1% से 5% भी कवर कर ले, तो भी आपकी फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। यानी जनरल अगर एक बात कहूं भाई, जनरल एक बात कर लूं कि ओनली 1% ऑफ टोटल, एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड बस, हाँ, ओनली 1% ऑफ टोटल सनलाइट is needed by plants to perform photosynthesis, to perform photosynthesis। 1% भी मिल गई तो जितनी भी लाइट एक प्लांट के ऊपर गिर रही है इसमें से 1% भी प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो भी उसका काम चल जाएगा। इसीलिए हम लोग जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ रहे थे हमने तब भी कहा था कि लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर होती ही नहीं है यूजुअली, क्योंकि 1% भी आप एब्जॉर्ब कर ले रहे हो तो भी आपका काम चल जा रहा है। इतनी कम लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अब देखिए एक टॉपिक आता है ट्रॉफिक लेवल, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ट्रॉफिक लेवल बेसिकली क्या है? इट इज अ फंक्शनल लेवल। ट्रॉफिक लेवल को आप कह सकते हैं फंक्शनल लेवल या फीडिंग हैबिट। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लेवल होता है। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उस हिसाब से कि ये खाते क्या है, या बनाते हैं या खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लांट खाना बना रहा है, सबके लिए खाना बना रहा है, अन्नपूर्णा का काम कर रहा है कि भाई मैं दुनिया को खिलाऊंगा, तो ये सबसे बेस है, सबके लिए परम पूजनीय है, सबका आधार है। इसे कहते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसको जो खाएगा झटपट हर्बीवोर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। उसको जो खाएगा कार्निवोर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। सबसे ऊपर आएगा टॉप कार्निवोर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो बेस कौन बनाता है, आधार कौन बनाता है? हमेशा प्रोड्यूसर बनाता है, क्योंकि वो खाना बना रहा है। उसका फंक्शन क्या है? खाना बनाना। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का काम क्या है? प्लांट को खाना। वो हर्बीवोर है, वो प्लांट खाता है, शाकाहारी है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो है ये है मांसाहारी है, कार्निवोर है, ये हर्बीवोर को खाता है। एंड चौथा जो है ये किसी कार्निवोर को ही खाता है, टॉप कार्निवोर है, टॉप मांसाहारी है। तो ऐसे हुआ प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। 1 2 3 4। बेस कौन बनाएगा? प्लांट, क्योंकि सभी प्लांट पे ही टिके हुए हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है मेरे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर, ये आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। इसे T1 कह दिया। जैसे कि प्लांट, प्लांट को खाएगा पहला कंज्यूमर यानी हर्बीवोर, तो ये हो जाएगा T2। हर्बीवोर को खाएगा दूसरा कंज्यूमर, दैट इज कार्निवोर, ये हो जाएगा T3। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा टर्शरी कंज्यूमर, दैट इज टॉप कार्निवोर, जो कि हो जाएगा T4। फॉर एग्जाम्पल, फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खा जाएगी छोटी मछली, मछली को समझ लीजिए मैन ने खा लिया। तो ये आपका एक फूड चेन हो गई। दूसरा ग्रास है, ग्रास को खा लिया मेरे भाई आपके ग्रास हॉपर ने, ग्रास को खा लिया ग्रास हॉपर ने। अब ग्रास हॉपर है, इसको खा लिया किसी कार्निवोर बर्ड ने, और बर्ड जो है इसको खा लिया समझ लो मैन ने, है ना, या लायन ने खा लिया, जो भी आप XYZ देखना चाहो। तो क्या हुआ? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये बोल लो। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, ऐसा बोल लो। T1 T2 T3 T4 ऐसा बोल लो, जैसा आपका मन है वैसा बोल लो। सो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन, के खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं,
ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन। या तो ये खाना बनाएंगे यानी प्लांट्स होंगे, या तो कोई प्लांट को खाएगा, या कोई हर्बीवोर को खाएगा, या कोई कार्निवोर को खाएगा। जैसी इनकी फीडिंग हैबिट है, जैसा इनका फंक्शन है, उस हिसाब से इनको क्या कहा जाता है, ट्रॉफिक लेवल दिया जाता है। जैसे हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट है, अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं, लैंड इकोसिस्टम की बात करूं, तो आपका कोई प्लांट है ना, हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट है, इसको समझ लीजिए किसी बर्ड ने खाया, बर्ड को आपका फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को आपका टाइगर ने खा लिया, तो लैंड का इकोसिस्टम है। प्लांट की अगर बात करूं यहां पर एक्वेटिक वाले में, तो फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं। इनको कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन खाएगा। जूप्लैंक्टन को छोटी मछली को बड़ी मछली। या सिमिलरली एल्गी है, इसको मॉलस्क खा सकता है। तो मॉलस्क हमेशा याद रखना, एनिमल किंगडम में भी पढ़ोगे कि आपका हर्बीवोर होता है, इसको छोटी मछली खा सकती है, इसको बड़ी मछली खा सकती है। तो अलग अलग आपके क्या हो गए, ट्रॉफिक लेवल हो गए। तो प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, यहां पे आपका प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर आपकी एनर्जी जाएगी। यहां पर भी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एनर्जी जा रही है। उल्टा सीधा कैसे भी बना सकते हो, लेकिन जब पिरामिड बनाओगे, इकोलॉजिकल पिरामिड, तो हमेशा बेस पे किसको रखोगे, प्लांट को। ये एक रूल है, इसको नहीं काट सकते। ऐसे जब फूड चेन बना रहे हो तो कैसे भी बना दो, ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पिरामिड बनाओगे, पिरामिड में आपको दिखा देता हूं, लेकिन जब आप पिरामिड बनाओगे तो आपको स्पेसिफिकली पिरामिड एक पर्टिकुलर शेप के ही बनाने होते हैं। हमेशा जो है नीचे आप प्लांट की बात करोगे, हमेशा नीचे प्लांट की बात करो। यस, ये आपको एक पर्टिकुलर शेप में ही बनाने होते हैं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा नीचे आपके प्लांट आएंगे। तो डीकंपोजर जो है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे पाए जा सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, किसी भी जगह अगर किसी ऑर्गेनिज्म की मौत हो रही है, फाइटोप्लैंक्टन मर गया, ग्रास हॉपर मर गया, ग्रास मर गई, ट्री मर गया, काउ, ग्रास हॉपर, जूप्लैंक्टन, वुल्फ, बर्ड, फिश, मैन, लायन, कोई भी मरेगा, बॉडी को खाने तोड़ने कौन आएगा, डीकंपोजर आएंगे। तो डीकंपोजर इसको भी मरने पे खा सकते हैं, इसको भी मरने पे खा सकते हैं, इसको भी, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे। नॉर्मली फूड चेन में डीकंपोजर दिखाए नहीं जाते नॉर्मली, लेकिन अगर दिखाएं तो किसी भी लेवल पे दिखा सकते हैं। यस, नॉर्मली जो आपकी टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक फूड चेन चलती है, इसमें आपने डिकंपोजर नहीं लिखे। भाई फॉक्स या वोल्फ मर गया तो डिकंपोजर आएगा ना, तो यूजुअली नहीं दिखाए जाते। इनकी अलग से एक चेन बनाई जाती है जिसे कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन, उसमें डिकंपोजर दिखाए जाते हैं। नॉर्मल जो फूड चेन है इसमें यूजुअली हम नहीं दिखा रहे होते। ठीक है, तो डेट्राइटस फूड चेन के बारे में अभी आपको बताया जाएगा, उसको भी हम लोग सीखेंगे, उसको भी हम लोग जानेंगे। ऑलराइट, यहां पर देखिए सेम चीज आगे, अलग अलग फूड चेन जब आपस में इंटरेक्ट कर जाएं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन मतलब आपने यहां पर सीक्वेंस लिख दिया है ऑर्गेनिजम्स का कि कौन किसको खा रहा है ना। तो आपने ऑर्गेनिजम्स का सीक्वेंस लिख दिया है यहां पर कि किस ऑर्गेनिज्म से एनर्जी किस ऑर्गेनिज्म में जा रही है, इसे हम फूड चेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख लीजिए, अगर मैं कहूं कि प्लांट को बर्ड ने खाया, बर्ड को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को टाइगर ने खाया, मैंने इन 4 ऑर्गेनिज्म के नाम लिख दिए कि एक प्रोड्यूसर है, एक हर्बीवोर है, कार्निवोर है, एक टॉप कार्निवोर है। दिस इज अ फूड चेन। मैंने बोला फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन ने खाया, इसको छोटी मछली ने, इसको बड़ी मछली ने, ये क्या हो गया, फूड चेन हो गई। दिस इज अ फूड चेन, सिंपल फूड चेन। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, नेचर में सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। भाई ये स्मॉल फिश है, इसको लार्ज फिश की जगह किसी बर्ड ने खा लिया, कोई चिड़िया लेकर के उड़ गई। ये स्मॉल फिश है, इसका शिकार किसी सांप ने कर लिया। ये जो स्मॉल फिश है इसका भाई शिकार करके ह्यूमन ने खा लिया। तो अलग अलग जगह मेरे भाई इसको सांप भी खा सकता है, बर्ड भी खा सकती है, ह्यूमन भी खा सकता है, लार्ज फिश भी खा सकती है, कोई और आपका कार्निवोर भी खा सकता है। तो अलग अलग जगह आपके एरो बनते। यहां तो मैंने एक सिंपल फूड चेन दिखाई है, स्ट्रेट। एक्चुअल में ऐसी स्ट्रेट फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती हैं दुनिया में। फूड वेब्स, जाल, वेब यानी जाला, वो एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें हम फूड वेब कह रहे होते हैं। करेक्ट। तो 2 टाइप की फूड चेन होती हैं। पहला आपका ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन मतलब, ग्रेजिंग मतलब चरने से शुरू हो रही है। किसी प्लांट को आप चरेंगे तो इट स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर। किसी प्लांट से स्टार्ट होंगी, इट स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर। चाहे प्लांट पानी में पाया जाए, चाहे आपका लैंड पे, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होंगी। और दूसरा है डीएफसी यानी डेट्राइटस फूड चेन। नाम ही है डेट्राइटस, यानी इट स्टार्ट्स विद डेट्राइटस। किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ से ये स्टार्ट होंगी। कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, उसकी बॉडी पे आके डीकंपोजर ग्रो कर रहे हैं, वो है डेट्राइटस फूड चेन। अगर नॉर्मली प्लांट को एनिमल खा रहा है, हर्बीवोर फिर कार्निवोर, वो जो आपकी चेन है इसे ग्रेजिंग फूड चेन कहा। जैसे समझ लीजिए घास है, घास को खा गई गोट, गोट को खा गया मैन, तो घास प्रोड्यूसर है, गोट प्राइमरी कंज्यूमर है,
और आपका मेन सेकेंडरी कंज्यूमर है ये क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन ऑन लैंड, इट इज टेरेस्ट्रियल ग्रेजिंग फूड चेन। अगर यहीं पर फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा होता जूप्लैंक्टन को छोटी मछली को बड़ी मछली, तो ये हो जाती है ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि प्लांट से स्टार्ट हुई है इन एक्वेटिक एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर समझ लीजिए स्टार्टिंग ही डेथ से हो रही है, किसी ऑर्गेनिज्म का फीकल मैटर पड़ा हुआ है, पॉटी पड़ी हुई है, किसी प्लांट का टूटा हुआ पत्ता है, टूटी हुई टहनी है, पूरा प्लांट ही मर के गिर गया, कोई एनिमल ही मर के गिर गया, उसके ऊपर डिकम्पोजर आके एक्ट कर रहे हैं, दैट इज डेट्राइटस फूड चेन। यस, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, इसको बहुत गौर से सुनना। यह फैक्ट हमें कहता है कि जीएफसी यानी ग्रेजिंग फूड चेन इज मेजर एनर्जी कंड्यूइट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड डीएफसी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। कहा कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेन जो एनर्जी फ्लो होती है वो डीएफसी से होती है, डेट्राइटस फूड चेन से। एंड प्लांट जो कि आपके रह रहे हैं पानी में, वो ग्रेजिंग फूड चेन वाली में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? इसका रीजन बहुत सिंपल है। समझ लीजिए एक नदी है या एक समंदर है, उस समंदर में कोई प्लांट मरा, कोई एनिमल मरा और उनकी बॉडी नीचे चली गई, और समंदर तो बहुत गहरा होता है, बहुत नीचे चली गई। अगर इनकी बॉडी को आपने डिकम्पोज भी कर दिया तो भी उन न्यूट्रिएंट्स का ऊपर आना, दोबारा से पूरी की पूरी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में पार्टिसिपेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। और इतनी नीचे डिकम्पोजर हो ना हो पता भी नहीं है, बहुत गहराई पे तो क्या ही करेंगे। तो इसीलिए वहां डिकम्पोजिशन कम हो रही होती है, इसीलिए डिकम्पोजिशन कम हो रही होती है तो ग्रेजिंग फूड चेन की मात्रा ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन लैंड पे कोई भी ऑर्गेनिज्म मरेगा, प्लांट है, एनिमल है, फीकल मैटर है, उनका सारा धरती पे ही गिरा होता है, वहीं आकर के डिकम्पोजर झटपट उन पे एक्ट करते हैं, तो यहां डेट्राइटस फूड चेन ज्यादा देखने को मिलती है। करेक्ट? जैसा मैंने बताया था, ट्रॉफिक लेवल का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म की फीडिंग हैबिट, यानी उसका फंक्शनल रोल क्या है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, उस हिसाब से ट्रॉफिक लेवल दिया जाता है। तो डीएफसी जो है डेट्राइटस फूड चेन, ये डेट्राइटस से यानी किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ से शुरू होगी, है ना। फूड वेब जो है ये कब बनते हैं, जब कई सारी फूड चेन्स कनेक्ट हो जाए, इंटरडिपेंडेंसी हो जाए ऑर्गेनिजम्स की, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है जरूरी नहीं एक ही चीज खाए। आप समझ लीजिए ह्यूमन है, ह्यूमन मीट भी खा रहा है तो कार्निवोर का काम भी कर रहा है, ह्यूमन दाल चावल भी खा रहा है, हर्बीवोर का काम भी कर रहा है। मल्टीपल जगह पाया गया ना, अलग अलग जगह कनेक्ट कर रहा है, अलग अलग चीजें खा रहा है। भाई मैं वीट भी खा रहा हूं, राइस भी खा रहा हूं, मेज भी खा रहा हूं, वेजिटेबल में भिंडी, टिंडी, गोभी, लौकी सब कुछ खा रहा हूं, तो मैं तो अलग अलग जगह अलग अलग फूड चेन से कनेक्ट हो गया ना। तो एक वेब बनता है ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी। एक ऑर्गेनिज्म कई चीजों को खा सकता है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी एक ही चीज खा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, भाई घास को सिर्फ ग्रास हॉपर थोड़ी खा रहा है, गाय भी खा रही है, भैंस भी खा रही है, भेड़ भी खा रही है, बकरी भी खा रही है, गधा भी खा रहा है, घोड़ा भी खा रहा है, बहुत सारे लोग खा रहे हैं। तो ग्रास भी तो अलग अलग जगह कनेक्ट हो रही है, और गाय सिर्फ घास थोड़ी खा रही है, कई चीजें खा रही है। भाई उसको तरबूजा दे दो गर्मी में, वो भी खा जाएगी। तो अलग अलग फूड चेन से कनेक्ट हो रही है ना, तो अल्टीमेटली ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी एक वेब, एक जाल बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग फूड वेब कह रहे होते हैं। ये आपने देखा, ये आपने सीखा। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ओमनीवोरस होते हैं, यानी कार्निवोरस भी हर्बीवोरस भी, जैसे कि कॉकरोच एंड क्रो है, तो आपका कुछ फल सब्जी का गिरा हुआ मैटर भी खा लेंगे, एंड आपके इंसेक्ट्स वगैरह भी, कुछ छोटी मोटी चुटर पुटर एनिमल मैटर भी खा लेंगे। तो ये ओमनीवोर होते हैं। तो ओमनीवोर को स्पेसिफिकली जगह नहीं मिली हुई। भाई अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, इस पर्टिकुलर फूड चेन में ह्यूमन क्या है, गुरुजी ह्यूमन है कार्निवोर, गोट खा रहा है, लेकिन मैं सीधा यहां पर लिख दूं भाई भिंडी, और भिंडी की सब्जी बना के खिला दूं, तो क्या हो जाएंगे हम, हर्बीवोर हो जाएंगे। तो एक फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म को एक ही जगह मिलती है। यहां मैंने को सिर्फ कार्निवोर ही बोला है, या सिर्फ हर्बीवोर ही बोलेंगे अगर भिंडी खिलाएंगे तो, लेकिन एक्चुअल में तो कई चीजें खा सकते हैं ना। तो फूड चेन जो है थोड़ी सी मिसलीडिंग भी होती है, कुछ कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ रहे होंगे। करेक्ट? तो देखो मेरे भाई, इन दोनों फूड चेन्स में डिफरेंसेस देख लो। ग्रेजिंग फूड चेन जो है, जो कि प्लांट से स्टार्ट होती है, इट बिगिंस विद लिविंग ग्रीन प्लांट, चाहे पानी में हो चाहे लैंड पे हो। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं प्रोड्यूसर, हमेशा सबको पता है। और डेट्राइटस फूड चेन ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है, किसी ऑर्गेनिज्म की लाश से या उसके बेसिकली फीकल मैटर से स्टार्ट होता है। ग्रेजिंग फूड चेन में आपका क्या हो रहा होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, यानी फूड बनाते हैं। प्लांट जो है पहले फूड बनाते हैं, तब ये स्टार्ट होती है। जबकि डेट्राइटस फूड चेन में क्या हो रहा होता है, इनऑर्गेनिक मैटर रिलीज हो रहा होता है, ऑर्गेनिक मैटर को हम इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं।
यहां पर सीधा सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब प्लांट खाना बना पाते हैं। यहां पे क्या होता है मेरे दोस्त, यहां पर जितने भी वेस्ट हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी पे ग्रो करके, डेट्राइटस पे ग्रो करके जो है डिकम्पोजर खाना बना रहे होते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीएफसी एंड जीएफसी। अब बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन पानी में नहीं हो सकता, इसीलिए वहां मेन कौन है, जीएफसी। और लैंड पे खूब डिकम्पोजिशन हो सकता है, जो भी मरेगा उसकी लाश जमीन पे ही गिरेगी, तो वहां मेन कौन होता है, डीएफसी होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। अब अगर आप पिरामिड बनाए, एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाए, तो सबसे नीचे आप किसको रखेंगे, प्रोड्यूसर को, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, जो प्लांट है। इसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर जो कि आपके हर्बीवोर है, फिर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि आपके कार्निवोर है, और फिर आपके टॉप कार्निवोर है। टॉप ट्रॉफिक लेवल पे ये आ जाएंगे। तो ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल हमेशा नीचे वाले पे डिपेंड करता है। भाई हर्बीवोर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, T1 पे यानी प्लांट्स पे। कार्निवोर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, T2 यानी हर्बीवोर पे। टॉप कार्निवोर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, T3 यानी कार्निवोर पे। तो ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड्स ऑन लोअर ट्रॉफिक लेवल, नीचे वाले पे डिपेंड करते हैं। और एनर्जी कितनी जा रही होती है अगले ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ 10%। लिंडमैन साहब ने एक रूल लिया था जिनका नाम था 10% रूल। लिंडमैन नाम के एक साइंटिस्ट था, इन्होंने 10% रूल दिया कि समझ लीजिए मेरे पास यहां पर 1000 किलो जूल एनर्जी है, 1000 किलो जूल एनर्जी है। तो 1000 किलो जूल एनर्जी में से आगे कितनी जाएगी, सिर्फ 10%, यानी 100 किलो जूल एनर्जी जाएगी। इसके आगे कितनी जाएगी, सिर्फ 10 किलो जूल एनर्जी जाएगी। इसके आगे कितनी जाएगी, सिर्फ 1 किलो जूल एनर्जी जाएगी। हर लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, और सूरज की सिर्फ 1% एनर्जी ही प्लांट को चाहिए होती है, और आगे कितनी जा रही है, 10-10-10-10% चली जा रही है। इसे 10% रूल कहते हैं। एंड देयरफॉर लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल होते हैं हर फूड चेन में, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप कोई ट्रॉफिक लेवल रखते भी उसमें 0.1 किलो जूल एनर्जी जाती है। क्या ये कंसिडरेबल है, नहीं है। तो इसलिए लिमिटेड 4 ट्रॉफिक लेवल हो गए हैं, बहुत। मैक्स टू मैक्स 5 आपको कहीं एक्सेप्शनल केसेस में देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज इतनी एनर्जी आगे ट्रांसफर होती ही नहीं है। तो 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल दिख पाना बहुत मुश्किल है, एब्सोल्युटली रेयर है जो आपको देखने को मिला। एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर आप बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन है आपका खाना बनाने वाला प्रोड्यूसर। फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन ने खाया, यह है आपका T2। जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश ने खाया, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया। तो यह है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, ऐसा करके जो भी नाम आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो, ये आप देख सकते हो। अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, और फॉक्स को खाया लायन ने। तो यहां पर भी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, T1, T2, T3, T4, जो नाम आपको देने हैं, जो मुनासिब नाम आपको लगते हैं वो नाम आप यहां पर दे सकते हैं। कोई टेंशन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है, करेक्ट। अब एक डेफिनेशन है। अब देखिए, डीकंपोजर कैन जॉइन एट एनी प्लेस। भाई फाइटोप्लैंक्टन मर जाए तो भी डीकंपोजर आ जाएगा इसको गलाने के लिए, सड़ाने के लिए। जूप्लैंक्टन को भी, स्मॉल फिश को भी, लार्ज फिश को भी। तो किसी भी लेवल पे आप दिखाते नहीं है, लेकिन किसी भी लेवल पे डीकंपोजर आप रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस बात को सुनना। अगर मैं बात करूं स्टैंडिंग क्रॉप की, इफ आई टॉक अबाउट स्टैंडिंग क्रॉप, राइट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब, इसका मतलब क्रॉप यानी फसल नहीं है। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे, या तो सारे के सारे प्रोड्यूसर, या सारे के सारे हर्बीवोर, या सारे के सारे कार्निवोर, या सारे के सारे टॉप कार्निवोर, किसी भी लेवल पे, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की मैं बात करूंगा, किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास अवेलेबल है एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज अ स्टैंडिंग क्रॉप। अर्थात मैंने क्या कहा, एट एनी ट्रॉफिक लेवल जितना बायोमास पाया जा रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ड्राई वेट की मैं बात करूंगा, बायोमास की बात कर रहा हूं, तो इसे मैं कहता हूं स्टैंडिंग क्रॉप। या तो सारे के सारे प्रोड्यूसर की बात कर ली, या सारे के सारे आपने हर्बीवोर की बात कर ली, या सारे के सारे कार्निवोर की, या सारे टॉप कार्निवोर की। कोई एक ट्रॉफिक लेवल पकड़ूंगा, एक इकोसिस्टम लिया मैंने, मेरा गार्डन ले लिया, मेरा गार्डन है, उसमें जितने भी प्रोड्यूसर हैं, घासें हैं, श्रब हैं, प्लांट हैं, इन सबका ड्राई वेट काउंट किया, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ प्रोड्यूसर लेवल। फिर जितने भी हर्बीवोर हैं, स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ T2, जितने भी कार्निवोर हैं, स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ T3। अब गार्डन में शेर तो आएगा नहीं, टॉप कार्निवोर तो आएगा नहीं, वैसे तो कार्निवोर में भी छोटी मोटी चीजें ही आएंगी, कोई चिड़िया सी आ गई जिसने इंसेक्ट खा लिया, ये हल्के फुल्के से, पर उनके आप बायोमास को जब, ड्राई वेट को जब आप काउंट करें, दैट बेसिकली बिकम्स द
स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, सूरज की किरणें जो है प्लांट पे पड़ी, प्लांट ने खाना बनाया, आगे चल के ट्रांसफर कर दिया आपके एनिमल को, 10% एनर्जी आगे गई, 90% हीट की फॉर्मेट में लॉस हुई, 10% एनर्जी आगे, 90% हीट की फॉर्मेट में लॉस, 10% आगे, 90% हीट की फॉर्मेट में लॉस, 10% एनर्जी ही आगे गई, 90% लॉस हो गई एज हीट। ये हम लोगों ने देखा। यस, तो डेट्राइटस फूड चेन जो है इट मे बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल्स, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे मेरे भाई, डीएफसी का पार्ट बन जाएंगे, डेट्राइटस बन जाएंगे। किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल, किसी भी इंसेक्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई तो डिकम्पोजर आके उन पे ग्रो कर जाएंगे। कॉकरोच और क्रो जैसा मैंने बताया था, इनको हम रखते एक ही ट्रॉफिक लेवल पे है, अगर ये प्लांट पे फीड कर रहे हैं एनिमल पे, पर होते ओमनिवोर हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है फूड चेन का। फूड वेब मतलब नेटवर्क ऑफ फूड चेन, इंटरकनेक्टेड फूड चेन ड्यू टू द डिपेंडेंसी। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कई अलग अलग प्रकार के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे होते हैं, तो एक वेब बन जाती है, एक जाल बन जाता है। लेकिन यहां भी एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फॉर्मेट में ही ट्रेवल करती है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ही ट्रेवल करती है। यस, एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर आप बात करें तो यहां पे आपका डिकम्पोजिशन कम होता है, तो जीएफसी इज द मेन कंड्यूट ऑफ एनर्जी। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर आप बात करें तो यहां पे आपका डेट्राइटस फूड चेन जो है ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है। हर ट्रॉफिक लेवल का कुछ मास होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, है ना। और इसको आप ड्राई वेट में नाप सकते हैं, ड्राई वेट पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि हर अगले लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है। सो अकॉर्डिंग टू 10% रूल, यहां पे अगर प्रोड्यूसर प्लांट है 20 केजी अगर बायोमास बना रहा है तो आगे 2 केजी को ही ट्रांसफर कर पाएगा, फिर 0.2 केजी को ही ट्रांसफर कर पाएगा, फिर 0.02 केजी को ही ट्रांसफर कर पाएगा, तो अगले वाले को तो 0.002 केजी मिलेगा, विच इज नॉट फाइन। तो आपके लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल्स इसीलिए आपको देखने को मिल रहे होते हैं। नाउ इट इज टाइम to understand the very last concept of this chapter, of this चिंदी छोटू मोटू चैप्टर, that is your ecological pyramid। ये हमारा चौथा टॉपिक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में हमने क्या किया मेरे बंधु मेरे भाई, बहुत आराम से सुनिएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड में हमने क्या किया, इकोलॉजिकल पिरामिड जिसे इटोनियन पिरामिड भी कहते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या किया, 3 अलग अलग प्रकार के पिरामिड देखे। नाम से ही पता लग जाएगा कि इनमें हमने क्या देखा, खोपड़ी पे तेल लगा के नाम में घुसना है बस। पिरामिड में प्रोड्यूसर बेस तैयार करेंगे, क्योंकि इन पे ही सारे के सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। तो प्रोड्यूसर सबसे नीचे, कंज्यूमर आपके टॉप पे, तो प्रोड्यूसर, फिर आपका T2, T3, T4। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की। कौन कौन से पैरामीटर्स देखें, सबसे पहले है पिरामिड ऑफ नंबर। समझ लीजिए आप किसी इकोसिस्टम में गए, वहां कितने प्लांट है, कितने हर्बीवोर, कितने कार्निवोर, कितने टॉप कार्निवोर, इनका नंबर आप अगर काउंट कर रहे हैं, दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर। कि कितने प्लांट है, प्लांट का नंबर क्या है, हर्बीवोर का नंबर क्या है, कार्निवोर का क्या है, टॉप कार्निवोर का क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, जैसे इकोसिस्टम में गए, सारे प्रोड्यूसर का मास कितना है, सारे हर्बीवोर का मास कितना है, सारे कार्निवोर का कितना है, सारे टॉप कार्निवोर का कितना है, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एक इकोसिस्टम में गए, प्रोड्यूसर पे कितनी एनर्जी है, हर्बीवोर पे कितनी है, कार्निवोर पे कितनी है, टॉप कार्निवोर पे कितनी है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये आपने देखा, तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो पिरामिड क्या होता है, पिरामिड आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बेस इसका ब्रॉड होता है, अपेक्स इसकी क्या होती है, पतली होती है यूजुअल केस में। तो ब्रॉड आपका बेस होता है और नैरो इसकी चोटी होती है, अपेक्स होती है। 3 सबसे कॉमन जो पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर। तो आप अगर देखेंगे पहला पिरामिड, तो यह है पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। अब मुझे बताओ, ग्रासलैंड में क्या ग्रास से ज्यादा कुछ होता है, करोड़ों ग्रास हो जाएंगे भाई छोटे से ग्रासलैंड में ही, छोटी छोटी करोड़ों ग्रास, ग्रास से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ग्रास सबसे ज्यादा होंगी, बाकी सब कम होंगे, तो पिरामिड सीधा सीधा ही देखने को मिलेगा। तो यहां पे देखो मेरे भाई, आपकी कितनी सारी, मतलब देखो 58 लाख ग्रासेस है ना, इस हिसाब से। तो मेरे भाई आपका जो ग्राफ है कैसा होगा, अपराइट होगा, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है यार, पिरामिड ऑफ नंबर, वो भी ग्रासलैंड में। ग्रासलैंड में ग्रास से ज्यादा क्या ही है, ग्रास ज्यादा होंगी, ग्रास हॉपर थोड़ी और कम होंगे, मेंढक और कम होंगे, सांप और कम होंगे। तो ग्रास सबसे ज्यादा, बेस सबसे ज्यादा,
फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, एक नॉर्मल पिरामिड की शेप आपको देखने को मिलेगी। दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। अगर आप बात करें पिरामिड ऑफ एनर्जी की, तो यह हमेशा पिरामिड की शेप में ही रहेगा, हमेशा ही अपराइट रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी प्लांट में है, इसका 10% ही जाएगा हर्बीवोर में, उसका 10% कार्निवोर में, उसका 10% टॉप कार्निवोर में, तो ऊपर तो एनर्जी हमेशा 100% कम होती रहेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो पिरामिड अगर आप देखें एनर्जी का, ये तो हमेशा ही अपराइट रहेगा, इट इज ऑलवेज अपराइट, कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि 10% रूल यहां फॉलो होता है। सन की जितनी एनर्जी है, इसका 1% ही चाहिए प्लांट को। फिर प्लांट में यहां पे अगर 10,000 जूल था, तो आपने ऊपर 1000 जूल भेज दिया, फिर 100 जूल भेज दिया, फिर 10 जूल भेज दिया। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहां पर आपकी सिर्फ 10% एनर्जी है जो आगे की साइड ट्रांसफर होती चली जा रही है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द 10% रूल। तो एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा कैसा हो जाएगा, अपराइट हो जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब देखिए आपका आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास अगर आप फॉरेस्ट में देखें, जंगल में देखें, जंगल में सबसे भारी कौन? जंगल में दूर दराज तक देखो सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, और पेड़ का वजन भी शेर से हजारों गुना ज्यादा होता है। पेड़ बहुत भारी होता है यार, हजारों किलो का हो सकता है, हजारों टन का भी हो सकता है, इतने भारी भारी भी पेड़ होते हैं, इतना मोटा तना होता है भाई। लोग ट्री हाउस बना के रह रहे हैं जंगलों में, घर बना ले रहे हैं पेड़ में, इतना बड़ा बड़ा आपका पेड़ देखने को मिलता है। तो मेरे भाई टेरेस्ट्रियल में अगर आप देखें, फॉरेस्ट में अगर आप देखें, तो पेड़ से भारी कोई है ही नहीं, तो अपराइट होगा सबसे भारी पेड़, उसके बाद आपके हर्बीवोर, कार्निवोर, फिर शेर थोड़े और कम, टॉप कार्निवोर। लेकिन अगर आप बायोमास की बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ये एक एक्सेप्शन है मेरे भाई, ये एक एक्सेप्शन। फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा वजन होता है जूप्लैंक्टन का, और उससे ज्यादा वजन होता है मछलियों का। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है इससे ज्यादा वजन है जूप्लैंक्टन का। तो बायोमास जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, किसी भी पॉन्ड में, किसी भी नदी में आपको इन्वर्टेड देखने को मिलेगा। फाइटोप्लैंक्टन का वजन कम, जूप्लैंक्टन का कंपैरेटिवली ज्यादा। एक और है यहां पे पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम मतलब मैं सिर्फ एक ट्री को कंसिडर कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ट्री को कंसिडर कर रहा हूं। तो मेरे पास प्रोड्यूसर जो है, ट्री जो है, ये कितना हुआ, सिर्फ एक नंबर इसका एक है, और इस पे लेट्स से 100 अलग अलग इंसेक्ट रहते हैं। तो इंसेक्ट कितने हो गए, 100 हो गए। तो ये क्या हो गया, ट्री, और ये क्या हो गए, इंसेक्ट्स। तो 100 अलग अलग इंसेक्ट्स देखने को मिले। तो मेरे भाई ये भी आपका कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो ये भी आपका कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो सकता है, ये आपने देखा। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास पानी में, यानी जू प्लैंक्टन ज्यादा भारी होंगे, मछलियां और भारी होंगी फाइटोप्लैंक्टन से। और पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, ये आपको देखने को मिला, जो कि क्या है, इन्वर्टेड है। ये दो आपको इन्वर्टेड ग्राफ देखने को मिलते हैं। अदरवाइज यूजुअली ये आपके क्या होते हैं, सीधे सीधे होते हैं, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट होते हैं, अपराइट होते हैं। तो डिमेरिट क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड की, कि ओमनीवोर को कोई जगह नहीं मिली, है ना। ओमनीवोर समझ लीजिए ह्यूमन है। अब ह्यूमन है, भिंडी की सब्जी खा रहा है तो कहां रखोगे, प्लांट को सीधा खा रहा है तो यहां रखोगे T2 पे। लेकिन अगर गोट खा रहा है, मीट खा रहा है, तो कहां रखोगे, इस पे T3 पे। T2 या T3 में से एक ही जगह रख सकते हो। तो ये गड़बड़ है, खा तो वो दोनों ही रहा है, पर एक ही जगह हम इसे रख पा रहे हैं। फूड वेब इज नॉट कंसिडर्ड। जब भी हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की, सिंपल फूड चेन हम कंसिडर करते हैं, पर आपको पता है कि सिंपल फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, फूड वेब है जो है। और डीकंपोजर को कोई जगह नहीं दी भाई, कोई भी मर जाएगा, प्लांट, एनिमल, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, तो डीकंपोजर आके उसको खाएंगे, लेकिन डीकंपोजर को यहां कोई जगह नहीं दी किसी भी लेवल पे। देयरफॉर यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी है। और लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रॉफिक लेवल आप यहां नहीं बना सकते, लिमिटेड। 4 एक्सेप्शनल केसेस में आपको 5 ट्रॉफिक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये भी आपकी एक डिमेरिट होती है जो आपने देखे। ये था आपका छोटू मोटू चैप्टर, नाम है इसका इकोसिस्टम। आई होप सबको चीर फाड़ तरीके से क्रैक हो गया होगा ये चैप्टर, बहुत मजा आया होगा। आई होप आपको एक शीट में आप लोगों को प्रदान कर दूंगा, उस शीट को सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी धमाकेदार कंटेंट इस पे आने वाला है। एक और चैप्टर अब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सेम जितना बड़ा ये चैप्टर है इकोसिस्टम, ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा है, थोड़ा बहुत 20-25 मिनट का फर्क हो सकता है। उसको हम लोग क्रैक करेंगे, इकोलॉजी हमारी खत्म हो जाएगी, एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द जेनेटिक्स इन डिटेल। जेनेटिक्स को फिर हम लोग प्यार से समझ रहे होंगे, क्रैक कर रहे होंगे,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एसेंशियल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर इस सेशन को देख करके मजा आ गया है तो एक बार वीपू सर ओपी या फिर तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, ख्याल रखिए, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।